हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू एमबाइब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको जनरल स्टडीज के 600 टॉप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 200 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले जाकर के एमबाइब की ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ मिलकर के अपने सपने को अचीव करें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो, वेलकम बैक एवरीवन टू एमबाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा डे 2 है जनरल स्टडीज का। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, वो ये है कि आज मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल तैयारी की है। स्पेशल तैयारी ये है बेटा कि आज का जो लेवल है ना, अब आप पूछोगे सर आज के जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि आज जनरल स्टडीज के जो लेवल मैंने रखा है वो है बेटा मॉडरेट टू हाई। मतलब जो है मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट टू हाई नहीं, सॉरी, आप कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड। तो भाई आज आपको जो है हार्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो भाई साहब बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। और कम से कम 100 क्वेश्चंस आज मैं आपको कराऊंगा। तो कम से कम आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेकर आने हैं? तो मिनिमम आपको 50 मार्क्स अगर आज आप लेकर के आते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है वो ठीक है। तो कम से कम 50 नंबर लेके आने हैं 100 में से, मतलब 50% क्वेश्चन सही करने। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि क्वेश्चन तब तक अटेंड ना करिए जब तक आप उसके लिए श्योर ना हो। एक कहावत मैं हमेशा से आपसे कहते आया हूं कि क्वेश्चन स्किप्ड इज इक्वल टू मार्क्स सेव्ड। अगर आप क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप अपने मार्क्स बचा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन स्किप करना मार्क्स सेव करने के बराबर है। तो जब तक आप कभी भी मत करिएगा क्वेश्चन अटेम्प्ट जब तक कि आप 100% उसके लिए श्योरिटी ना रखते हो, ठीक है। तो जब तक 100% श्योरिटी ना हो, कृपया करके मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे अटेम्प्ट ना करिएगा। तो 50 करने हैं आपको, 50 क्वेश्चन हमेशा 100 में से मिल जाएंगे सही करने के लिए, परेशानी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आज हमारे क्वेश्चंस कितने हैं मैं आपको बता देता हूं। तो पॉलिटी में बच्चों आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे। तो पॉलिटी के 15 क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री के आज हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, ज्योग्राफी के हम 15 क्वेश्चंस करेंगे, इकोनॉमिक्स के हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और करंट अफेयर्स के बच्चों हम 50 क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि साइंस के 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा दिए गए हैं। तो साइंस के 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको करा दिए गए हैं। तो पॉलिटी 15, हिस्ट्री 15, ज्योग्राफी 15, इकोनॉमी 5 और करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी आ जाओ। तो सब लोग आ चुके हैं तो भाई फटाफट सब लोग रिस्पॉन्ड करके बता दें कि सर आ चुके हैं, मुझे हरा झंडी दे दें ताकि सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा कि आज कुछ क्वेश्चन जो हैं उनका लेवल आपको हार्ड मिल सकता है। तो कृपया करके भैया परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो हरी झंडी सब लोग दे दें, मुझे सब लोग जो हैं जल्दी से लाइक बटन दिखा दें और सेशन को फटाफट आगे बढ़ाएं ताकि फिर बेटा आज के सेशन को हम शुरू करें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा अब ये, ठीक है बच्चों। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी गुड क्वेश्चन। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इनका कहना है कि एक मनी बिल जो है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल नॉर अमेंडेड। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी बताओ बेटा। मनी बिल के बारे में क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। तो आप जानते हैं कि जो मनी बिल होता है उसका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 110 में किया गया है। और मनी बिल वो बिल होता है जिसके अंदर मनी हो गया, फाइनेंस हो गया, टैक्स हो गए, रेवेन्यू हो गए, एक्सपेंडिचर्स हो गए, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। मनी बिल आपको मालूम है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और उसके लिए जो है राष्ट्रपति की रिकमेंडेशंस जो हैं वो मैंडेटरी होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट अगर यहां पर देखा जाए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मनी बिल को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, मतलब वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में जो है पेश नहीं हो सकता। दूसरा,
द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल नॉर अमेंडेड। बिल्कुल सही है बेटा, जब लोकसभा मनी बिल को पास करती है तो वो राज्यसभा के पास जाता है। अब राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं मनी बिल को पास करने के लिए। अगर राज्यसभा ने 14 दिन में पास कर दिया तो ठीक है, वरना मान लिया जाता है कि राज्यसभा का जवाब हाँ है। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं तो राज्यसभा के पास मनी बिल के मामले में कोई खास अधिकार होते नहीं है। सो राइट आंसर आप जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा। सो राइट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। क्या बात है, कूल, बहुत बढ़िया। और यार अभी तक तुम लोगों ने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड की या नहीं की, पहले ये बताओ। तुम्हारे लिए 4 मॉक टेस्ट वहां पर लाइव कर रखे हैं भाई साहब, आप जाइए और उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए। आप embibe.com पर हमें वेबसाइट पे भी जो है जाकर लॉग इन कर सकते हैं। उसके अलावा एम्बाइब की ऐप जो है प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। 4 मॉक टेस्ट दीजिए और खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करिए हमारी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से, तब आपको एहसास होगा कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो फेवरेट किताबें हैं जो डिफेंस एग्जाम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारी किताबें हमने जो हैं ऑलमोस्ट लाइव कर दी हैं एम्बाइब पर, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सब कुछ आपके लिए है, तो जरूर आइएगा। ठीक है, ओके। तो हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी 1975? तो यहां पूछा गया है कि सन 1975 में जब भारत में इमरजेंसी लगी थी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी बताइएगा। तो वीवी गिरी थे, ज्ञानी जेल सिंह साहब थे, फखरुद्दीन अली अहमद या शंकर दयाल शर्मा साहब। सबको मालूम है 1975 में जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी वो सबको मालूम है बेटा कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी। उसके पीछे कारण बताया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने लगवाई थी। अब उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सबको मालूम होना चाहिए कि 1975 से 1977 के बीच जो हमारे देश में इमरजेंसी लगी, जिसके पीछे इंटरनल डिस्टर्बेंस कारण बताया गया था, उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। और याद रखिएगा एक और चीज कि हमारे जो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज सी, दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है भाई। एक बार यार सारे लोग लाइक और शेयर करते रहिए, समा बांधते रहिए, आग लगा दीजिए, बिल्कुल वैसे जैसे अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में जब आग लगती है अनकंट्रोलेबल। बेटा कहते हैं ना, जब तक आप नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, जब तक आप इसको नहीं आगे बढ़ाएंगे, हम तो अकेले रह जाएंगे यार। तो जल्दी से, वैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आग नहीं लगनी चाहिए क्योंकि वो लंग्स ऑफ द अर्थ हैं, लेकिन वहां पर जब आग लगती है तो कंट्रोल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द रिकमेंडेशन। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशंस ऑफ द सरकारिया कमीशन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन अ स्टेट। क्या बात है, तो जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया कमीशन, बहुत बढ़िया। तो इसमें से कौन सी रिकमेंडेशन नहीं है? ही शी मस्ट हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्टिव पॉलिटिक्स at least for some time before his her appointment as governor। बहुत बढ़िया बात है। The Chief Justice of the Supreme Court may be consulted by the President in selecting a governor। The governor's term of office of 5 years should not be disturbed except very rarely। और इसके अलावा 1 मिनट रुक जाइएगा, चौथा ऑप्शन आपको दिखाता हूं। चौथा ऑप्शन है द गवर्नर शुड नॉट बी द नेटिव ऑफ द स्टेट। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सी रिकमेंडेशंस नहीं हैं। जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया कमीशन आपको मालूम है हमारे देश में 1983 में आई थी सेंटर स्टेट रिलेशंस के मामले में। और सेंटर स्टेट रिलेशंस के मामले में जब जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया कमीशन आया था तो उन्होंने आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर्स के बारे में बताया गया है, वहां पर साफ शब्दों में बताया था कि भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में बी कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल नहीं बेटा, भारत के राज्यों के राज्यपालों को नियुक्ति करने में चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे? तो चीफ जस्टिस की जो रिकमेंडेशन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज बी। कई बार आपको आंसर नहीं भी आता है ना, तो कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है यार। अपना दिमाग लगाओ कि गवर्नर होता है स्टेट में, चीफ जस्टिस हमारे भारत के होते हैं, तो उनसे हम क्यों रिकमेंडेशन लेंगे गवर्नर की नियुक्ति करने में? ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, which of the following jurisdictions of the Indian judiciary
कवर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बात है। तो पूछा गया है कि जो PILs होती हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे बेटा हम जनहित याचिका कहते हैं, ये किस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आती हैं। आप जानते हैं कि जो PILs हैं, हमारी PILs जिन्हें जनहित याचिका कहते हैं, और हमारे देश में 1979 में पहली बार PIL पेश की थी बेटा हमारी कपिला हिंगो रानी ने। और कपिला हिंगो रानी आप जानते हैं, उन्हें मदर ऑफ PILs के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जुरिस्डिक्शंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी कवर्स द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे बेटा हम PIL कहते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया, जल्दी बताइएगा, फास्ट 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 आ जाओ। अरे आ गए भाई, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस किसके अंदर आती हैं, जल्दी बताइएगा। PILs किसके अंतर्गत कवर होती हैं, जल्दी जल्दी। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, एपलेट जुरिस्डिक्शन, एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। फास्ट जल्दी बताइएगा, फास्ट फास्ट। मुझे मालूम है कि 99% लोग इसका क्वेश्चन का गलत जवाब देंगे। आपको मालूम है कि PIL कब जारी की जाती हैं। तो PIL बेटा तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति का शोषण हुआ हो और वो व्यक्ति कोर्ट जाने के लायक ना हो, तो कोई भी थर्ड पर्सन उसके बिहाफ पर कोर्ट जा सकता है, एक लेटर डाल सकता है, जिसे PIL कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है बेटा एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। सो राइट आंसर इज सी। 99% लोगों का मैंने कहा था गलत जवाब है, 100% ने गलत जवाब दिया है। राइट आंसर बेटा एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मतलब जब एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि यहां पर जब किसी एग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर, ठीक है, सो अग्रीव्ड पर्सन के बिहाफ पर जो है कोई थर्ड पर्सन जो है बेटा जब एक पिटीशन डालता है तो उसे PIL कहते हैं। तो राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्राम न्यायालय। ठीक है, तो ग्राम न्यायालय क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्राम न्यायालय शैल बी अ मोबाइल कोर्ट and exercises the powers of both criminal and civil courts. The Gram Nyayalay will not be bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act 1872, but shall be guided by the principles of natural justice. जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया। ग्राम न्यायालय का कंसेप्ट मैंने आपको कई बार क्लास में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 105 को देखिएगा। सो ग्राम न्यायालय शैल बी अ मोबाइल कोर्ट, ठीक है, and exercises the powers of both criminal and the civil courts. बिल्कुल अच्छी बात है। The Gram Nyayalay will not be bound by the rules of the evidence provided in the Indian Evidence Act of 1872, but shall be guided by the principles of natural justice. बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ग्राम न्यायालय शैल बी अ मोबाइल कोर्ट एंड एक्सरसाइजेस द पावर ऑफ बोथ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। बिल्कुल सही है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ग्राम न्यायालय जो होते हैं ना बेटा, वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि वो नेचुरल जस्टिस पर जो है फैसला करते हैं। बिल्कुल सही है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों यहां पर सही है। तो राइट आंसर विल बी सी, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और शानदार आप लोग जवाब मुझे देते जा रहे हैं। सब लोग जवाब ऐसे ही देते रहिए तो मजा आता रहता है सेशन में। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, तो राइट आंसर जो है यहां पर सी हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बच्चों यहां पर सी है। और यार एक बार सेशन सब लोग लाइक और शेयर ठोको यार, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और सेशन में और भी मजा आता रहे। ठीक है, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द ऑफिस ऑफ व्हिप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हिप के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑफिस ऑफ व्हिप इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इज मेंशन्ड इन द पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट। He is appointed by the speaker in Lok Sabha and by the chairman in the Rajya Sabha. He regulates and monitors the behavior of the party members in the parliament. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हिप, आपने इसके बारे में सुना होगा बेटा कि व्हिप क्या होता है। जैसे क्लास में बेटा एक मॉनिटर होता है ना, आपने देखा होगा। तो क्लास में मॉनिटर का काम क्या होता है कि वो क्लास में जितने बच्चे हैं उनको देखता है ताकि कोई शैतानी ना कर रहा हो, उनके बिहेवियर पर नजर रखता है।
उसी तरह बेटा क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो अपनी पार्टी में एक व्हिप जारी करती है। व्हिप कौन होता है? वो बेसिकली देखता है कि जो मेंबर्स हैं पार्टी के, वो सरकार द्वारा जारी किए गए व्हिप का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑफिस ऑफ द व्हिप, इसका जिक्र संविधान में नहीं है, ना पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट में है। बेसिकली ये कन्वेंशन पर आधारित है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब पहला स्टेटमेंट गलत है, मतलब ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। देखा, एलिमिनेशन मेथड लगाओ यार, एलिमिनेशन मेथड लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बहुत बढ़िया, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर इन द लोकसभा एंड चेयरमैन इन द राज्यसभा, बिल्कुल गलत है। इनकी नियुक्ति जो है पार्टी द्वारा की जाती है। तो मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। सो राइट आंसर तुम्हारे सामने आ गया, 3 ओनली इज द राइट आंसर। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश चेतनानंद, मनोज। व्हिप क्या होता है? लर्न मोर। व्हिप क्या होता है बेटा? व्हिप एक व्यक्ति है जो पार्टी द्वारा आदेश जब जारी होता है तो वो देखता है कि भाई जो लोग हैं वो पार्टी का आदेश पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। देखो, The Indra Sohane versus Union of India, the Supreme Court held that reservations under Article 16(4) could only be provided at the time of entry into government service, but not in the matters of promotion. क्या बात है? In Nagraj case, the Supreme Court said that the state is bound to make reservations for SC and STs in the promotions. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको मालूम है हमारे देश में एक हाई लेवल कमीशन आई थी जिसका नाम था जस्टिस बीपी मंडल कमीशन, और मंडल जी को हमारे देश में कहा जाता है ओबीसी का भगवान, क्योंकि मंडल जी के आने से हमारे देश में क्या हुआ था कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिला था। तो एक महिला थी जिनका नाम था इंदिरा सोहने, वो उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने कहा भैया ये कंसेप्ट गलत है, ओबीसी को आरक्षण क्यों दिया जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मैडम आप बिल्कुल गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, बिल्कुल ये ओबीसी आरक्षण जो 27% है ये बिल्कुल सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट जरूर जोड़ा था। तो भाई ये स्टेटमेंट यहां पर 107 में जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही दिख रहा है। लेकिन जो नागराज केस है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यों के ऊपर वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि वो SC STs के रिजर्वेशन के लिए राज्यों को बाउंड करेंगे। तो यहां पर बाउंड नहीं होगा, स्टेट इज नॉट बाउंड। तो राज्य जो है प्रमोशन देने के लिए बाउंड नहीं है, याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। SC STs को प्रमोशन देने के लिए बाउंडेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इज ए। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बच्चों, क्या बात है, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। जैसा कि हमेशा हम कहते हैं अपनी क्लास में कि शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एज यूजुअल, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, वाओ क्या बात है, शाबाश। हो एक अच्छा क्वेश्चन। अब आप सोचोगे, दिमाग लगाओ अपना, ये क्वेश्चन है ट्रिकी क्वेश्चन कि आपने अक्सर सुना होगा कि नागालैंड को विशेष दर्जा दिया गया, मणिपुर को विशेष दर्जा दे दिया गया, स्पेशल आर्टिकल 371 आपने पढ़े होंगे संविधान के। अब पूछा गया है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट इनवेरिएबली, अब बात यह है कि कोई भी राज्य जो है वो स्पेशल कैटेगरी राज्य कैसे बन सकता है? अगर वो एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर अगर जो टेरेन है, जो ज्योग्राफिकल टेरेन है वो हार्श है, हैज अ लो लिटरेसी रेट, वहां पर लिटरेसी रो है, या वहां पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब बताओ कि कोई भी राज्य जो है वो आपका जो है स्पेशल कैटेगरी राज्य कैसे घोषित किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, तो जल्दी बताओ। हाँ जी, तो कोई भी राज्य जो है वो स्पेशल कैटेगरी राज्य कैसे घोषित होता है, उसके पीछे आधार क्या होता है? ठीक है, ठीक है, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 108, फास्ट, इन बॉर्डर, चेतनानंद कुमार, ये तो बहुत गलत जवाब है भाई, बिल्कुल सही है, शाबाश, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। संजीव, बहुत अच्छा जवाब है बेटा, क्यों? अगर उस राज्य में पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, भाई उस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ना इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, तो भैया इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो ऐसे राज्यों को स्पेशल राज्य घोषित किया जाता है और उन्हें विशेष पैकेज वगैरह सरकार द्वारा दिए जाते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, इसे कहते हैं भाई साहब, मजा आ गया भाई, बहुत अच्छे आंसर। बेटा देखो मेरे बच्चों, मैं फिर से तुम लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बेटा आंसर नहीं आता क्वेश्चन छोड़ दो,
आंसर नहीं आता क्वेश्चन छोड़ दो, लेकिन गलत अटेम्प्ट ना करो बेटा। आपको लगता है लेकिन एक गलत आंसर का 0.27 मार्क्स निगेटिव में जाते हैं आपके। भारत जैसे देश में बेटा आधे आधे नंबर से कट ऑफ रुक जाती है। इस देश में करोड़ों लोग हैं, तो तुम 0.7 मार्क्स को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड माई थिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। तो इसे जब भी नहीं आता गलत अटेम्प्ट ना करो, ऑलवेज अटेम्प्ट व्हाट यू नो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। वाह, कूल, बहुत अच्छे। Which of the following are the functions of the parliamentary committees? बेटा देखो, तुम्हें हमने कितनी बार संसदीय समितियां पढ़ाई हैं, आपको कितनी बार बताया है कि हमारे देश में टोटल 24 पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, जिसमें से 16 लोकसभा में हैं और 8 राज्यसभा में हैं। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज का काम क्या है? एग्जामिन मिनिस्टीरियल बजट्स एंड कंसीडर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, बहुत अच्छी बात है। Examine bills referred to by the chairman of Rajya Sabha or the speaker of Lok Sabha. Exercise the views of a political party on a proposed bill through the party whip. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये आप क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें गलत होने का कोई हिसाब मुझे नहीं दिख रहा है मेरे बच्चों। जल्दी बताओ, बहुत बढ़िया, पार्लियामेंट्री कमिटीज का एक अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी बताओ। आरती दुबे, वेरी गुड बच्चा। शशि चौहान, लगाते रहो आंसर। शालिनी पाल, बेटे जल्दी जल्दी, बहुत अच्छे, वेरी 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 गुड। हाँ जी, तो एग्जामिन मिनिस्टीरियल बजट्स एंड कंसीडर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एग्जामिन बिल्स रिफर्ड, बहुत अच्छा, बाय द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज द व्यूज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अरे भैया पार्लियामेंट्री कमिटीज, अब व्यूज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज के तो बहुत अलग अलग होते हैं, अब जाहिर सी बात है उनको तो ये देखेंगे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 109 का राइट आंसर क्या है? तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब तीसरा स्टेटमेंट हो नहीं सकता तो आंसर आपके सामने खुद ही आ गया, तो आंसर विल बी 1 and 2। सो राइट आंसर विल बी सी। बहुत अच्छे, दैट इज गुड मनोज कुमार, ये मैंने आपसे बहुत बढ़िया देखा, स्किप कर दिया, दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इफ यू डोंट नो द आंसर, स्किप द क्वेश्चन, दैट इज समथिंग वेरी गुड, ठीक है, शाबाश। सो राइट आंसर इज सी, 1 and 2 इज द राइट आंसर। वाओ, क्या बात है। नेक्स्ट, Which one of the following is the subject of the नरसिम्हन कमिटी रिपोर्ट? क्या बात है बेटा, ये कमिटीज और कमीशन से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमको मालूम है कि नरसिम्हन जी हमारे देश के एक बड़े फेमस व्यक्ति हैं, और नरसिम्हन कमिटी की जो रिपोर्ट है किससे जुड़ी है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं? जल्दी बताइए, फास्ट फास्ट फास्ट। भाई देखो, नरसिम्हन कमेटी हमारे देश की बहुत ही फेमस कमेटी रही है, और नरसिम्हन कमेटी जो रिपोर्ट है वो किससे जुड़ी हुई है? जल्दी बताइए सब लोग। तो नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, फास्ट, तो नरसिम्हन कमेटी किससे जुड़ी हुई है? बहुत अच्छे मेरे बच्चों, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 110, बेटा नरसिम्हन जी हमारे देश के एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, और नरसिम्हन जी की जो रिपोर्ट्स हैं वो बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म्स को लेकर के हमेशा आई हैं। सो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बैंकिंग रिफॉर्म्स इज द राइट आंसर। वाओ, क्या बात है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। तो द कंटीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय, जल्दी बताइएगा। आपको मालूम है दो तरह के हमारे मेन फंड्स होते हैं, एक कंसोलिडेट फंड होता है और एक कॉन्टीजेंसी फंड होता है। कंसोलिडेट फंड जो होता है सेंटर में, उसे कौन मैनेज करता है? तो कंसोलिडेट फंड जो सेंटर में होता है उसे हमारा पार्लियामेंट मैनेज करती है, और कंसोलिडेट फंड जो स्टेट में होता है उसे कौन मैनेज करता है? उसे हमारी स्टेट लेजिस्लेचर करती है। लेकिन उसके अलावा एक इमरजेंसी फंड होता है जिसे कंटीजेंसी फंड कहते हैं। कंटीजेंसी फंड जिसका जिक्र आर्टिकल नंबर 267 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। अब कंटीजेंसी फंड जो है हमारे देश के सेंटर में, उसे कौन करता है? तो कंटीजेंसी फंड जो सेंटर में होता है उसे मैनेज करते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो जब स्टेट की बात करेंगे तो कंटीजेंसी फंड कौन मैनेज करेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, राइट आंसर विल बी सी, दैट इज द गवर्नर। तो कंटीजेंसी फंड जो होता है बेटा वो हमारा जो है आकस्मिक निधि होती है, एंड इट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बहुत बढ़िया, राइट आंसर विल बी सी। वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निखिल कक्कड़, बहुत अच्छा जवाब है भाई। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट
ह्यूमन राइट्स कमीशन है, क्या बात है। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्वेश्चन है बाबा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन तो आप जानते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। आइए समझते हैं। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्या बात है, अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 112। हाँ जी, State Human Rights Commission can inquire into violation of human rights only in respect of subject mentioned in the state list। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना मेरे बेटा, थोड़ा सा बेटा अपना दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा बिना किसी समस्या के। द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जो चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के, देखो बेटा उसकी नियुक्ति तो गवर्नर करते हैं लेकिन उसको हटाते जो हैं वो राष्ट्रपति हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है इट इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, नॉट बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है बेटा वो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो देख सकती हैं, लेकिन थोड़ा अपना दिमाग दिखाओ, सिर्फ स्टेट लिस्ट कैसे होगा बेटा। स्टेट जो होता है वो स्टेट लिस्ट पे भी काम कर सकता है और कॉन्करेंट लिस्ट पे भी तो काम कर सकता है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी डी, नाइदर वन नाइदर टू। बहुत कम लोगों का सही जवाब है। सोनू कुशवाहा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमेशा याद रखिएगा, दो स्पेसिफिक केस में बता दे रहा हूं आपको। एक होता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन दोनों में लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं मैं बता दूं, क्योंकि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो नियुक्ति है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो नियुक्ति है वो दोनों गवर्नर करते हैं, लेकिन रिमूवल दोनों का राष्ट्रपति द्वारा ही होगा। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विल बी डी। 112 का राइट आंसर डी। वाओ, क्या बात है, शाबाश। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। भाई साहब, ये आंसर इसे कहते हैं हमारी भाषा में लल्लू छाप। इसका आंसर कोई ना दे, और जिसने इसका गलत जवाब दिया भाई घर चले जाइयो, मैं बता दे रहा हूं एग्जाम मत देने। इस क्वेश्चन को अगर गलत कर दिया तो मेरा पढ़ाना जो है ना जीवन में व्यर्थ हो जाएगा बेटा। कि भाई भारत के राष्ट्रपति जो हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगा सकते हैं? 350, 60, 62, 65। फास्ट, भारत के राष्ट्रपति फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में लगाएंगे? भाई आपको मालूम है कि हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। शाबाश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विल बी 360। क्या बात है, वेरी गुड। यस, 113 का राइट आंसर सी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टिमेट्स कमिटी। अब देखो बेटा, एस्टिमेट्स कमिटी की जब हम बात करते हैं तो इट सजेस्ट ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा आपको मालूम है एस्टिमेट कमिटी इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटी और सबसे बड़ी कमिटी है। इट एस्टिमेट्स द बजट बिफोर इट इज वोटेड बाय द पार्लियामेंट। इट कैन नॉट क्वेश्चन द पॉलिसी लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 114 को देखिएगा। पूछा गया है कौन सा सही है बेटा। देखो, एस्टिमेट कमेटी हमारी लोकसभा में काम करती है और ये जो है हमारी सबसे बड़ी कमेटी होती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमेटी है। इट सजेस्ट द ऑल्टरनेटिव पॉलिसी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इट एस्टिमेट्स द बजट बिफोर इट इज वोटेड इन द पार्लियामेंट। देखो बेटा, ये बजट को वो तो करती है, ये जो है बजट को एस्टिमेट करती है बजट को, लेकिन संसद में पेश होने से पहले नहीं, बाद। ये गलत स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 114 का राइट आंसर बेटा यहां पर डी हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ क्यो वारंटो? अरे भाई ये तो सबको मालूम है, क्यो वारंटो जिसे हम कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। हाँ जी, क्यो वारंटो जिसे हम क्या कहते हैं? अधिकार प्रेक्षा। हाँ जी। सो इसका मतलब क्या है? बी कमांड टू फॉरबिड बाय व्हाट अथॉरिटी? नन ऑफ दीज। जल्दी बताओ। तो यहां पर बात आ रही है क्यो वारंटो जिसे हम कहते हैं अधिकार प्रेक्षा। बाय व्हाट अथॉरिटी? किस अधिकार से तुमने ऐसा किया?
बाय व्हाट अथॉरिटी, भैया तुम्हारा क्या अधिकार था जो तुमने ऐसा किया? हाँ जी, बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या बात है, सबको आंसर मालूम है इसका? बिल्कुल सही है, राइट आंसर बेटा यहां पर हो जाएगा सी, बाय व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ 1857 रिवोल्ट? तो 1857 की क्रांति के कारण क्या थे भैया, सबको मालूम है। ब्रिटिश लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हाई करप्शन और सेलेक्ट द करेक्ट। जल्दी बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 116 को देखेंगे तो भाई यहां पर पूछा गया 1857 की क्रांति। तो आपको वैसे मालूम है, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया, 1857 की क्रांति होने के पीछे दसियों 15 कारण थे, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ ऑप्शन पूछे गए हैं, जैसे कि ब्रिटिश लैंड एंड रेवेन्यू पॉलिसीज, बिल्कुल सही है। अंग्रेज टैक्स के नाम पर जो है ना बेटा इंसान का खून पीते थे, वो भी स्ट्रॉ लगाकर पीते थे, है ना बेटा, सच्चाई बताऊं तो अंग्रेज जो है टैक्स के नाम पर खून पीते थे, वो भी स्ट्रॉ लगाकर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल सही है भैया। भारतीय अपराध करें तो उनको सजा मिल रही है, अंग्रेज अपराध करें तो कोई सजा नहीं मिल रही है, बिल्कुल सही बात है। और करप्शन में तो अंग्रेजों ने बेटा गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर 1, 2 एंड 3। सो सारे के सारे स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही हैं। सो राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा। अरे भाई इसका ए आंसर क्यों दे रहे हो? 1857 की क्रांति में सब कुछ थे भैया, सारे आंसर थे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी है भाई। ये सब कारण थे। अंग्रेज जो होते थे वो काले गोरे का भेदभाव करते थे, भारतीय सैनिकों को कम पैसा देते थे, अंग्रेजों को ज्यादा देते थे। वो हमारे सैनिकों से कहते थे दूर दराज एरिया में जाके लड़ लो, उसके बाद उनको जो है फॉरेन सर्विस अलाउंसेस देने से मना कर देते थे। एनफील्ड राइफल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अरे भैया करप्शन बहुत ज्यादा था, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी है, ठीक है। वाओ, ठीक है, अब तो वाओ भी आ गया, अब तो बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन 1905? तो स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो 1905 में चला था, उसमें पूछा गया है उसके कंटेक्स्ट में। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करता हूं मैं। यहां पर इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूंगा ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए, सारे के सारे एक आराम से दिख रहे हैं सारे ऑप्शन यहां पर देखिएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, हाँ जी। तो द लीडरशिप ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज पास्ड टू मॉडरेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश हो गया भाई आज तो। क्या बात है भाई, लगे हैं लग रहा है बच्चे आज तो बिल्कुल भाई मतलब तबाही मचाने में उतारू हैं हमारे बच्चे। बहुत बढ़िया, एक बार फिर से लाइक और शेयर हो जाए, वेरी गुड। द मिलिटेंट नेशनलिस्ट वांटेड टू कन्फाइन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विद इन हायर क्लास ऑफ द सोसाइटी। The militant nationalist failed to give a positive lead to the people. None of the above. हाँ जी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 117 को देखो, which of the following statement is correct in context of स्वदेशी and boycott movement? हाँ जी, स्वदेशी मूवमेंट हम सबको मालूम है कब शुरू हुआ था। तो आपको मालूम है कि हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हुई थी। और स्वदेशी मूवमेंट के जो सबसे बड़े लीडर्स थे उसमें कौन कौन थे? हमारे लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष जैसे सीनियर लीडर्स उसका हिस्सा थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जो हमारे लीडर्स थे वो हमारे लोगों को सही से नहीं जोड़ पा रहे थे। बिल्कुल सही बात है बेटा, हमारे जो लीडर्स थे वो भारत के लोगों को जोड़ ही नहीं पा रहे थे। सो राइट आंसर विल बी सी। क्लियर है बेटा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो राइट आंसर विल बी सी बेटा, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय हाय, ये देखिए भाई साहब क्या ग्राफिक्स हैं, देख रहे हैं बेटा, ये एसेट देखिए, ये ग्राफिक्स देखिए बाबा, ये आपको कहीं और मिलेंगे। वेलकम टू एम्बाइब, यही तो खासियत है बेटा, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज तक नहीं मिली। नाउ द स्टडी विल बी पर्सनलाइज्ड, स्टडी विल बी, कहते हैं ना कस्टमाइज, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप समझते हैं वैसे ही एम्बाइब आपके लिए करेगा, ठीक है ना। तो स्टडी विल बी कस्टमाइज्ड, स्टडी विल बी पर्सनलाइज्ड, एवरीथिंग व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर यू वांट, फाइंड इट ऑन एम्बाइब। In the 19th century, two Anglo-Afghan war took place. What was the common factor behind the wars? तो भैया एंग्लो अफगान वॉर आपने सुना होगा, अफगानिस्तानियों से अंग्रेजों की लड़ाई हो गई थी। उसके पीछे कारण क्या था? क्या कारण था कि अंग्रेज अफगानियों से लड़ रहे थे? तो थ्रेट टू रशियन इन्वेजन, थ्रेट ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट्स इन्वेजन, थ्रेट टू मंगोल इन्वेजन, थ्रेट ऑफ अटैक ऑन सी रूट्स बाय द पायरेट्स। क्या बात है
भाई जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है, शौर्य ने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया भाई साहब। इसे कहते हैं दिल खुश कर देना भाई साहब। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि रशियंस का इन्वेजन हो, ठीक है। हाँ, यूएसएसआर का जो खतरा था वो बहुत ज्यादा था, बिल्कुल सही बात है। तो यूएसएसआर के खतरे के वजह से वो वॉर हुए थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें मालूम था अंग्रेजों को कि अगर अफगानिस्तान तक यूएसएसआर पहुंच गया तो भारत तक भी पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज ए, इसे कहते हैं या। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 119, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कूका मूवमेंट। बहुत ही फेमस मूवमेंट था कूका। द एपिसेंटर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज साउथ इंडिया। ओके, द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट वॉज सियान साहेब। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। कूका मूवमेंट भाई बहुत ही फेमस मूवमेंट है, आपको मैंने जो है पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ाया था, ठीक है। हाँ जी, तो पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स मैंने आपको पढ़ाया है और उसमें कूका रिवोल्ट के बारे में पढ़ाया था मैंने। कूका हो गया, संथल हो गया, ठीक है बेटा, बिरसा मुंडा वाला हो गया, बहुत सारे पढ़ाए हैं। तो जल्दी बताओ। और आपको मालूम है कि हिस्ट्री जो है वो आपके एग्जाम का सबसे टफेस्ट पोर्शन है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि आप सारे आंसर सही करें मेरे भाई। हाँ जी, कूका मूवमेंट आपको मालूम है बहुत ही फेमस मूवमेंट है, और कूका मूवमेंट बेटा साउथ इंडिया में नहीं पंजाब में हुआ था। कितनी बार पढ़ाया है तुम लोग को। हाँ जी, तो कूका मूवमेंट जो था पंजाब में, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, और ये बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 119 का बी हो जाएगा। सो कूका मूवमेंट की शुरुआत सियान साहेब ने की थी, लेकिन इसका जो बेटा आपका मूवमेंट का वो था वो आपका पंजाब था। बिल्कुल सही बात है, कूका मूवमेंट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अलाउद्दीन खिलजी। सुना है ना, खुसरो वही लिखेगा जो अलाउद्दीन कहेगा। क्या बात है, दुनिया की हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का कब्जा है, आपने सुना। एनीवेज पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है, बताइए। ही इज नोन टू हैव refuted the sovereignty of the caliph. Caliph बोले तो खलीफास। Alauddin was the first ruler to fix land revenues in cash. The title of तूतिए हिंद, जिसे कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया, was given to him by अमीर खुसरो. He followed the policy of ruthless governments to maintain his control over the state. बहुत बढ़िया। आपको मालूम होगा कि जो अलाउद्दीन थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक बड़े फेमस पोएट हुआ करते थे, जो कि ये आगरा के पास एक जगह है जिसका नाम है एटा, वहां पर पैदा हुए थे, जिनका नाम था अमीर खुसरो। असल में क्या है, अमीर खुसरो बहुत बकबक करते थे, और हुआ ये कि वो इतना ज्यादा बोलते थे कि उस कंडीशन में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम भारत के तोते हो, यू आर द पैरट ऑफ इंडिया, इसीलिए उसे कहा गया तूतिए हिंद। लेकिन ये उल्टा लिखा है, अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को तूतिए हिंद कहा था, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को नहीं कहा था। राइट आंसर इज सी, ठीक है। हाँ जी, सो उल्टा है। तो अमीर खुसरो ने तूतिए हिंद का टाइटल जो है वो, अरे अलाउद्दीन ने टाइटल दिया था क्योंकि वो बोलता बहुत था। और इतना थोड़ा दिमाग लगाओ अपना कि एक राइटर की इतनी हिम्मत कि राजा को कोई नाम दे दे, ऑब्वियस सी बात है। राजा वो भी खिलजी जैसा गर्दन कटवा देगा बेटा, ठीक है। तो खिलजी जैसे राजा को उसका एक जो है राइटर जो है उसको ऐसा नाम नहीं दे सकता तूतिए हिंद, जिसे कहा जाता है पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ जी, बोलता बहुत था, इसी वजह से ऐसा कहा गया। शाबाश। तो राइट आंसर इज सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है भाई। 120 का राइट आंसर सी। हम 120 पे पहुंच गए भाई, 20 क्वेश्चन इतनी जल्दी उखाड़ दिया आप लोगों ने, क्या बात है भाई, मजा आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत बार तुम लोग से कहता हूं भैया पढ़ लो। इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग, द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द पंजाब रीजन। बहुत बढ़िया। अब पंजाब का मतलब इंडिया वाला पंजाब नहीं होता, पंजाब कैन बी इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान में भी है। द ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम एंड देयर वाज नो स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 121 को देखिएगा, यहां पूछा गया है कौन सा करेक्ट है। जल्दी बताओ, सही बताना, गलत मत बताना भैया, वरना हो जाएगा बवाल। द सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द पंजाब रीजन, बिल्कुल सही है। द ट्रेड वॉज बेस्ड ऑन बार्टर सिस्टम, ये तो सही है बेटा, बार्टर सिस्टम था, मतलब मनी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वेट्स एंड मेजरमेंट तो होते थे। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। और क्वेश्चन नंबर 121 का
राइट आंसर विल बी ए, वन ओनली। दूसरा स्टेटमेंट गलत है बेटा। बार्टर सिस्टम तो होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु विनिमय सिस्टम। मेरे यहाँ गेहूं अच्छा होता है, तुम्हारे यहाँ चावल अच्छा होता है। मैंने तुम्हें गेहूं दिया, चावल ले लिया, पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। अरे आज भी यूपी बिहार के रहे हो ना, कभी यूपी बिहार जाना। हमारे गांव में बेटा वो होता है ना, वो आइसक्रीम बेचने वाला आता है, पो 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 पो। अब पैसे तो है नहीं यूपी में लोगों के पास, बिहार में बेचारे थोड़े लोग गांव वगैरह में गरीब होते हैं, उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। तो आइसक्रीम खाना है, कोई परेशानी नहीं है, थोड़े से गेहूं दे दिए, बदले में आइसक्रीम ले ली। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम बेटा। मैंने उसको गेहूं दिया, उसने मुझे आइसक्रीम दे दी, पैसे की कोई लेना देना नहीं, इसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। तो इंडस वैली में भी यही चलता था, लेकिन वेट और मेजरमेंट तो होता है। अब आइसक्रीम वाला कहता है कि भैया आइसक्रीम लूंगा, बिल्कुल आइसक्रीम दूंगा, लेकिन मुझे एक कटोरी जो है भर के गेहूं चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना तुम एक गेहूं का दाना दे दोगे, तो वेट्स एंड मेजरमेंट तो होंगे ही। बिल्कुल सही है, शाबाश। ओके, वन ओनली इज द राइट आंसर। शाबाश। अपने आसपास देखो, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं लाइफ में। नेक्स्ट, ओए होए होए होए, बहुत बढ़िया, शाबाश। द टर्म निष्का एंड सात मना फाइंड अ मेंशन इन द वैदिक टेक्स्ट, व्हाट इज दिस रिफर्स टू? बेटा कितनी बार तुमको पढ़ाया है निष्का एंड सात मना? क्या है ये, जल्दी बताओ। निष्का और सात मना तुमको कितनी बार पढ़ाया है बेटा मैंने? हाँ जी ये तो सही बात है सर। हाँ शालिनी बेटा, हम कोशिश करते हैं सही बोले। अरे विकास भगत बेटा, लग रहा तुम मेरी क्लास में नहीं आते हो। नो सर, बार्टर सिस्टम नहीं था। विकास भगत, अगर बार्टर सिस्टम निकल गया तो क्या करोगे ये बताओ मुझे। बेटा करेंसी का जिक्र सबसे पहले जो है कहीं नहीं हुआ। करेंसी का सबसे पहला जिक्र जो है वो बहुत बाद में महाजनपद के समय में होता है। पहले गोल्ड बार्स इस्तेमाल होते थे, वो भी गोल्ड बार्स जो है वैदिक सोसाइटी में आए, जिनका नाम जो है निष्का और सात मना था। बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर, दे आर द कॉइन्स। एक्चुअली सच बताऊं तो कॉइन्स भी नहीं थे, ये बार्स होते थे। ठीक है, हाँ जी, कॉइन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत अच्छा भाई, अच्छे जवाब आ रहे हैं। स्वाति वेरी गुड बेटा, शैलेश वेरी गुड, भूपेंद्र सिंह ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, with reference to the history of ancient India, the term गहपति refers to। बेटा ये आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया होगा। तो गहापति कौन होता था? तो विलेज के प्रमुख को गहपति कहते थे, ओनर ऑफ हाउस होल्ड किसी घर के मालिक को कहते थे, चीफ अकाउंटेंट या रिच पीजेंट एक अमीर जो किसान होता था उसको कहा जाता था। जल्दी बताइएगा। तो बेटा ये गहपति कौन होता था? गहापति, हाँ जी। सो गहापति कौन है जल्दी बताओ। हु इज गहापति? फास्ट फास्ट फास्ट। 123। गहपति जो होते थे वो बेसिकली जो होते थे बेटा हमारे साहब ओनर ऑफ अ हाउस होल्ड। एक घर के जो मालिक होता है, ओनर ऑफ द हाउस होल्ड, उसे गहपति कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। बेटा जल्दी जल्दी जवाब दो, टाइम ज्यादा खराब मत करो, फटाफट आंसर देते रहो। Consider the following statement regarding the non-cooperation movement in 1920 by गांधी जी। तो गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। हाँ जी, आपको मालूम है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों लॉन्च किया था? तो बेटा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था क्योंकि जो 1919 में अंग्रेजों ने किया जलियांवाला बाग का हत्याकांड, उससे नाराज होकर गांधी जी ने किया। The program was approved at the नागपुर सेशन। उस प्रोग्राम को नागपुर सेशन में अप्रूव किया गया। कांग्रेस डिमांडेड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मींस। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। 124 देखो तो बेटा आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने कांड कर दिया था जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग के बाद सितंबर 1920 में गांधी जी ने जो है वो नॉन कॉपरेशन की घोषणा करी। और नॉन कॉपरेशन की जो घोषणा थी बेटा वो कलकत्ता में हुई थी। सो कलकत्ता में घोषणा हुई थी, नागपुर में नहीं हुई थी। ठीक है, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। और कांग्रेस डिमांडेड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, अरे यही तो गलती थी, कांग्रेस ने सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मांगा यहाँ पर। ठीक है, कांग्रेस को मांग लेना चाहिए था, तो कांग्रेस ने यहाँ पर इसकी मांग ही नहीं करी। गांधी जी ने तो ये कहा कि हम नॉन कॉपरेट करेंगे। तो गांधी जी ने लोगों से कहा तुम ऑफिस ना जाओ, बच्चों से कहा स्कूल मत जाओ, लोगों से कहा जितने भी कपड़े हैं घर में जो अंग्रेजों से खरीदे सारे जला दो और घर में जो खादी के कपड़े हैं वो पहनो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर विल बी डी।
तो सेल्फ रूल की मांग कहां की गई थी? ठीक है, हाँ जी, राइट आंसर इज डी। दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। कलकत्ता में किया था, दोनों स्टेटमेंट गलत। क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को देखिए, ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखिएगा। ही हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द पंजाब नौजवान भारत सभा। क्या बात है, तो पंजाब नौजवान भारत सभा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही रोट द बुक इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 को देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी 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 गुड क्वेश्चन। लाला जी के बारे में पूछा गया है, लाला लाजपत राय साहब के बारे में। ही हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द पंजाब नौजवान भारत सभा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि पंजाब नौजवान भारत सभा जो है, इसे एस्टैब्लिश जो है वो हमारे सरदार भगत सिंह साहब ने किया था। तो इसे सरदार भगत सिंह साहब ने एस्टैब्लिश किया था। ही रोट द बुक इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया, इन्होंने किताब लिखी थी इंग्लैंड्स डेप्थ टू इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही, शाबाश, राइट आंसर इज 2 ओनली। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। भाई सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला आपने सुना होगा, एक बड़े अच्छे व्यक्ति थे हमारे देश में, सी राजा गोपालाचारी। उन्होंने बहुत कोशिश करी, ठीक है, हाँ जी। आइए समझते हैं। महात्मा गांधी वॉज इन सपोर्ट ऑफ द राजा गोपालाचारी फॉर्मूला। इट कंप्लीटली रिजेक्टेड द पॉसिबिलिटीज ऑफ पार्टीशन। अब आपको यह आंसर तभी आप दे पाएंगे जब राजा गोपालाचारी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। अब राजा गोपालाचारी फॉर्मूला था क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। तो हुआ यह कि 1944 में एक व्यक्ति थे सी राजा गोपालाचारी साहब। उन्होंने कहा कि एक काम करो, प्लेबिसाइट करा लो। प्लेबिसाइट समझते हो? प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनादेश करा लो। लोगों से पूछो कि उन्हें हिंदुस्तान में रहना है, पाकिस्तान में रहना है या अलग रहना है। तो इस तरह से बेटा वो कहां से वो कर देंगे, ठीक है, हाँ जी। तो पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टीशन उससे खत्म नहीं हो रहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था जनादेश करा लो, वोटिंग करा लो, उससे आंसर आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वॉज गोपाल कृष्ण गोखले। क्या बात कर रहे हो? तो गांधी जी के गुरु थे गोखले साहब, ठीक है। राजा गोपालाचारी कहां से लिया है? गांधी जी ने उसे सपोर्ट किया था, गांधी जी ने कहा था ठीक है भैया वोटिंग करा लो, बात सही है, शाबाश। सो राइट आंसर 1 ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 का राइट आंसर ए है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, कूल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, इस क्वेश्चन को अब आप समझ लीजिए। हाली सिस्टम रिफर्स टू, हाली सिस्टम सुना है ना आपने? हाली सिस्टम क्या था? हाली सिस्टम क्या हुआ करता था? अब देखो बेटा थोड़ा समझो। अ सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर, अ लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्रिवेलेंट इन सेंट्रल इंडिया, फाइनेंशियल सिस्टम टू फैसिलिटेट ट्रेड ट्रांजैक्शन इन सदर्न इंडिया, अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग विलेज हेडमैन इन ब्रिटिश इंडिया। हाँ जी, हाली सिस्टम क्या था? हाँ जी, हाली सिस्टम, कभी आप गुजरात में जाइएगा, ठीक है, हाँ जी, सुनिएगा। तो कभी आप गुजरात के बारे में सुना होगा आपने, वहां बारदोली सत्याग्रह हुआ था जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया था। दरअसल गुजरात में एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था हाली सिस्टम। वहां पर बेसिकली क्या होता था बेटा कि बॉन्डेड लेबर्स जो होते थे, हाँ जी, तो वहां पर जो लोग होते थे बॉन्डेड लेबर होते थे अपर कास्ट के लोगों के नीचे, उसे कहा जाता था हाली सिस्टम। सो राइट आंसर इज अ सिस्टम ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो गुजरात के बारदोली में बहुत प्रेवलेंट था, याद रखिएगा, हाली। बहुत सही, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। अब होता क्या है, आप मालूम है फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमारे कांड हो रहा था, फ्रीडम स्ट्रगल में भी भैया बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब हुआ क्या कि नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट, अब हुआ ये समझो कि अंग्रेज तो कोशिश करते थे कि हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाई झगड़ा होता रहे। अब होता है, जाहिर सी बात है, मुसलमानों के कुछ लीडर्स थे, मुसलमानों के लीडर्स थे जैसे आगा खान है, समीउल्लाह खान है, हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे। अब हिंदुओं के भी कुछ लीडर्स थे जैसे कि लाला लाजपत राय साहब थे और बाल गंगाधर तिलक साहब थे। ऐसे कुछ लोग जो हैं हिंदुओं के लीडर्स माने जाते थे।
लेकिन अब बात ये आया कि इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट माने जाते थे। नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे, किसी की साइड नहीं है। तो कौन ऐसा व्यक्ति है इनमें से? ठीक है, लाला लाजपत राय हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, एनसी केलकर साहब हैं, मोतीलाल नेहरू जी हैं। जल्दी बताइए इनमें से कौन जो है, ठीक है, हाँ जी जल्दी बताइएगा, वॉज नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। तो किसे जो है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट कहा जाता था? फास्ट। सो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट हम किसे कहते हैं? कौन से लीडर थे जिन्हें नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट कहा जाता है? फास्ट। तो विच लीडर इज नोन एज नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट? तो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट लीडर इज नोन एज योर मोतीलाल नेहरू साहब। सो मोतीलाल नेहरू साहब जो हैं उन्हें नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट कहा जाता था। ठीक है, हाँ जी, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ग्रुप वॉज ऑल्सो नोन एज द रेड शर्ट? अरे वाह क्या बात है, ये आंसर तो आप लोग जानते हैं। अगर आप इनको जानते होंगे, इस व्यक्ति को, अगर इस व्यक्ति को आपने देखा होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये रेड शर्ट क्या है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ये कौन है जल्दी बताइए, इस व्यक्ति के बारे में बताइए। फोटो किस व्यक्ति की है, मैं भी देखूं आप कितना जानते हैं। हाँ जी, द खुदाई खिदमतगार्स, द लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज, द इंडस्ट्रियल मेंबर ग्रुप्स, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, ये व्यक्ति कौन है जो गांधी जी के बगल में खड़ा है? ये गांधी जी के बगल में जो खड़े हैं ये कौन है जल्दी बताइए। ये हैं बेटा बहुत ही ठीक है। तो रेड शर्ट्स जल्दी बताइएगा, फास्ट। रेड शर्ट्स, या बिल्कुल सही है बेटा। ये जो हैं बेसिकली उन लोगों को कहा जाता था, ये हैं बेटा आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। जी हाँ, और इन्होंने ही जो है बेटा खुदाई खिदमतगार नाम का एक ग्रुप बनाया था। बिल्कुल इन्हीं को रेड शर्ट्स कहा जाता था। बिल्कुल सही है। सो खुदाई खिदमतगार यही थे बेटा खान अब्दुल गफ्फार खान का ग्रुप, जिसे रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। नेक्स्ट, अंडर विच मुगल एम्परर आर्टिस्ट मीर सैयद अली वॉज प्रेजेंट? हाँ जी भाई, बहुत ही फेमस है, जल्दी बताओ किस मुगल बादशाह के समय आर्टिस्ट जो हैं जिनका नाम था मीर सैयद अली थे? तो बाबर हैं, हुमायूं हैं, अकबर हैं या शाहजहां हैं? जल्दी बताइएगा। ये आर्टिस्ट हैं, देखिएगा मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली जो आर्टिस्ट हैं जल्दी बताइएगा। तो मीर सैयद अली एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट थे और ही वॉज वेरी प्रिविलेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर द ग्रेट। हाँ जी बिल्कुल सही है, अकबर। अकबर इज द राइट आंसर। नहीं बेटा, राइट आंसर इज अकबर। हाँ जी। हुमायूं बेटा इन्हें पर्शिया से लेकर आए थे। हुमायूं इन्हें पर्शिया से लेकर आए थे, लेकिन ही वॉज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर डी था, आपको मालूम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। अब देखिएगा, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इट कंसिस्ट ऑफ पेरिनियल रिवर्स ओनली। पेरिनियल रिवर्स, इट कंसिस्ट ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज ओनली। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्वेश्चन नंबर 32 को देखिएगा। तो भाई यहां पर पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। तो इनका कहना है कंसिस्ट ऑफ पेरिनियल रिवर्स ओनली। तो भाई गंगा रिवर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ पेरिनियल रिवर्स हैं, ऐसा नहीं है, कुछ रिवर्स यहां पर सीजनल भी हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज ओनली। नहीं बेटा, यहां पर आपको जो है चंबल वगैरह भी मिलेगी जो हिमालय से ही ओरिजिनेट नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर डी है, नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, नेक्स्ट डी है। हाँ जी। अरे अलूवियल वाला बता तो दिया मेरे भाई, अलूवियल वाले में क्या परेशानी है। अलूवियल सॉइल आर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट था। अलूवियल सॉइल कंटेन्स एडिक्वेट पोर्शन ऑफ पोटैश एंड लाइम, पूछा गया था इसमें से इनकरेक्ट कौन है। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट थे ना, तो इस वजह से नाइदर 1 नाइदर 2, ये भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सॉइल इज जनरली फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट्स इन इंडिया। बहुत आसान है। तो रिवर डेल्टाज में बेसिकली जल्दी बताइएगा, पूछा गया है कि रिवर डेल्टाज में कौन सी टाइप की सॉइल पाई जाती है रिवर डेल्टाज में। हाँ जी जल्दी बताओ।
तो ब्लैक सॉइल है, अलूवियल सॉइल है, रेड एंड येलो है, लैटराइट है। बेटा देखो जहां रिवर डेल्टास होते हैं, जाहिर सी बात है रिवर डेल्टास में क्या होते हैं, सारा का सारा जो सिल्ट होता है जाकर डिपॉजिट होता है। तो भाई जब सारा का सारा सिल्ट जाकर डिपॉजिट होता है तो सिंपल सा आंसर है कि भाई साहब वहां पर कौन सी सॉइल होगी, जहां पर रिवर डेल्टास होते हैं वहां पर अलूवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ रॉक साइकिल। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी, रॉक साइकिल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 134। आराम से देखिएगा फिर जवाब दीजिएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स, देखो यहां पर कहा गया मेटामॉर्फिक रॉक्स थ्रू कंटिन्यूअस डेन्यूडेशन चेंजेस इनटू इग्नियस। क्या बात है, मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस में, बहुत अच्छी बात है। सेडिमेंट्री रॉक्स अपॉन मेल्टिंग इन द इंटीरियर चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक, बहुत ही अच्छी बात है। इग्नियस रॉक्स अंडर हाई प्रेशर इन हीट ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक, बहुत अच्छी बात है। परफेक्टली साइन, 3 ऑप्शन है। तो बेटा देखो सबसे पहली चीज है इग्नियस रॉक्स पर अगर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पड़ेगा सो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होगा, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब तीसरा स्टेटमेंट तो गारंटी सही है, मतलब ये तो नहीं हो सकता, 100% नहीं हो सकता। सेडिमेंट्री रॉक्स मेल्टिंग इन द इंटीरियर चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक, बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट 100% गलत है, दूसरा गलत है, मतलब अब ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। सो राइट आंसर अपने आप ही मिल गया, सी 3 ओनली इज द राइट आंसर। क्या बात है मयंक गोयल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत अच्छे, कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन्स। क्या बात है, तो भाई आपको मालूम है प्लेट बाउंड्री कौन सी है, वो ओशियन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट ट्रांसफॉर्म या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। देखो प्लेट बाउंड्रीज जो होती हैं वो 2 तरह की हैं, या तो ओशियानिक होंगी या कॉन्टिनेंटल होंगी। आपने कभी एंडीज माउंटेन्स को देखा है? आप ये देखिएगा, तो एंडीज माउंटेन्स कहां पर दिखाई देंगे आपको, ये साउथ अमेरिका में इधर दिखते हैं, ये एंडीज माउंटेन है, इधर समुंदर है, तो इधर क्या है ओशियन है, इधर कॉन्टिनेंट है। सो कॉन्टिनेंट ओशियन से मिल रहा है, ये एंडीज है। लेकिन अगर आप भारत में देखेंगे हिमालय को, तो हिमालय कैसा दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है हिमालय, तो हिमालय यहां पर दिख रहा है भैया, तो ये क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है। सो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 136। पेनिनसुलर रिवर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जल्दी बताइएगा। अब जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिक्स्ड कोर्स ऑफ फ्लो, एब्सेंस ऑफ मियांडर्स, नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर या ऑल ऑफ द अबव। तो भैया देखो आपकी पेनिनसुलर रिवर्स क्या हैं, तो पेनिनसुलर रिवर्स बेटा वो होती हैं जो कि हमारे भारतीय पेनिनसुला में पाई जाती हैं। भारतीय पेनिनसुला में कौन सी रिवर्स हैं, जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सब क्या है, ये हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं। तो पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे पहली खासियत है फिक्स्ड कोर्स ऑफ फ्लो, बात तो बिल्कुल सही है, उनका जो फ्लो होता है वो फिक्स्ड होता है। मियांडर्स वहां पर मिलेंगे नहीं, बिल्कुल सही बात है, मियांडर्स तो बेटा बेसिकली हिमालय वगैरह सिस्टम में मिलते हैं। नॉन पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव, सो राइट आंसर यहां पर आपको मालूम है क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू द अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ के क्रस्ट के पूछा गया है, तो अर्थ के क्रस्ट में पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। आयरन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, जल्दी बताइएगा। तो ये जो अर्थ का क्रस्ट है, हाँ जी, ये अर्थ का जो क्रस्ट है इसमें पूछा गया है, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर अर्थ के क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखो तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 55% के आसपास, सिलिकॉन 28%, एल्युमिनियम करीब 8% और आयरन करीब 5%। हाँ जी, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन। बहुत बढ़िया, ठीक है, 137 का राइट आंसर
डी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटोस्टार इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो कौन सा स्टेटमेंट प्रोटोस्टार के बारे में सबसे अप्रोप्रिएट है? हाँ जी, प्रोटोस्टार क्या है? देखो, अब प्रोटोस्टार तो आपने सुना होगा। अब इमेज को अगर देख रहे हो तो इमेज से भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। पहले ऑप्शन देखो फिर डी दिखाता हूं। पहले ऑप्शन देखो फिर तुम्हें डी ऑप्शन भी दिखाता हूं। पहले ऑप्शन देख लो। These are the stars which came into being by breaking of tons of matter out of the sun caused by a passing star. A small star where atoms have collapsed to form a core made up of loosely packed neutrons. These are the clouds of dust and gas spiraled together by the force of gravity. These are the stars which came into being by breaking of planets. हाँ जी, जल्दी बताओ प्रोटोस्टार्स क्या हैं? प्रोटोस्टार्स की अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 138 फास्ट 138 देखिए, बहुत अच्छे। हाँ जी, सो प्रोटोस्टार्स की अगर हम बात करें, सो दीज आर द क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस स्पाइरल टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, गुड्डी झा, शिवाजीत माथुर, अशोक शर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। देखो बेटा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट की अगर बात करते हैं, इट इज द लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी लाइक ड्यून्स एंड द बर्चांस। ठीक है, लूनी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बहुत अच्छे, शाबाश। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में अगर देखा जाए, इट इज द लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। तो लैंड ऑफ अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी लाइक ड्यून्स एंड बर्चांस। लूनी इज एन इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन। हाँ जी, तो पहली चीज आपको मालूम है, जहां पर डेजर्ट्स होंगे वहां पर ड्यून्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल सही है। और लूनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिवर यहां पर मिलेगी। सो बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटरफॉल्स एंड रैपिड्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिवर। तो यहां पर पूछा गया है कि जो वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, और जो रैपिड्स हैं, वो कौन सी स्टेज ऑफ रिवर में मिलते हैं? जल्दी बताओ। वाटरफॉल एंड रैपिड्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ रिवर। सो वाटरफॉल्स और रैपिड्स जो हैं वो कहां पर मिलेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जो वाटरफॉल्स होते हैं और जो रैपिड्स होते हैं वो बेसिकली आपको जो है यूथ स्टेज में मिलते हैं। हाँ जी, तो ये जो है यूथ स्टेज में मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। बी, यूथ स्टेज, बिल्कुल सही है, 140। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द आयनोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? आयनोस्फेयर के बारे में बात हो रही है, जिसे बेटा हम लोग थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर के बारे में बात हो रही है। और आयनोस्फेयर के अंदर आपको मालूम है आयंस होते हैं, हमारे जो होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो होता क्या है कि जो रेडियो वेव्स हमारे अर्थ से भेजी जाती हैं वो आयन से जाके टकराती हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, जिसके वजह से रेडियो कम्युनिकेशन हमारे अर्थ पर पॉसिबल होता है। तो टेम्परेचर हेयर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद हाइट। ठीक है, इसका नाम ही है थर्मोस्फेयर, मतलब थर्मल मतलब गर्मी। सो 141 राइट आंसर जो है आपके सामने है 3A। टेम्परेचर जो है यहाँ पर बढ़ने लगेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। आंसर सही दो मुझे, क्या परेशानी है बाबा? गलत जवाब नहीं आना चाहिए। प्लंज पूल्स, कैस्केड्स, वाटरफॉल, रैपिड्स, ये सब आपको जो है यूथ स्टेज में मिलेंगे। 141 राइट आंसर इज ए, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओजोन लेयर? अब ओजोन लेयर का फीचर क्या नहीं है? ओजोन आपको मालूम है ना क्या है भैया? ओजोन आपको मालूम है, हमारा सन जो है वो न्यूक्लियर फिजन से बना है। अब उसके अंदर से बहुत सारी रेज निकलती हैं। ओजोन क्या है? आपके घर में चाय पीते हो ना सब लोग, घर में चाय की छन्नी होती है। तो चाय की छन्नी में क्या करते हो? चाय डालते हो, तो चाय की जो इम्प्योरिटीज होती हैं छन्नी के ऊपर रह जाती हैं और चाय के नीचे कप,
कप जो है छन्नी के नीचे, उसमें आपको शुद्ध चाय मिलती है। उसी तरह हमारा अर्थ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। अब जाहिर सी बात है, उनको छान कर जो सूरज की रोशनी विटामिन डी से भरी हुई होती है वो आपको मिलती है। तो यहां पर पूछा है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, तो बेटा इंफ्रारेड रेज नहीं होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, इंफ्रारेड नहीं होता है। बिल्कुल सही है, तो बी इज द राइट आंसर। अरे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ ले मेरे बेटे, है ना, ऐसे आंसर देगे, ऐसे आंसर दोगे तुम लोग क्या यार। हाँ अब आ रहा है ना सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, बी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। इंफ्रारेड रेस कहां से आ गई सन में? भूपेंद्र सिंह, अखिल प्रताप सिंह, बहुत बढ़िया। अनीश, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई ना बात। यस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेस, यस, बहुत अच्छे, ओके, वाओ। ये देखिए अगला क्वेश्चन, अ लार्ज स्ट्रेच ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। कितनी बार पढ़ाया है कि एक जमीन जब 4 तरफ से पानी से घिरी हो तो उसे क्या कहते हैं? जब एक जमीन 4 तरफ से पानी से घिरी हो तो उसे आइलैंड कहते हैं। और इसे देखो, जब एक जमीन 3 तरफ से पानी से घिरी हो तो उसे क्या कहते हैं? हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता है, देखो यहां पर पानी, यहां पानी, यहां पानी, तो इसे क्या कहते हैं? दिस एरिया इज नोन एज व्हाट? इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं बेटा पेनिनसुला, जिसे कहते हैं प्रायद्वीप। तो जब लैंड 4 तरफ से पानी से घिरा हो तो आइलैंड है, और 3 तरफ से पानी से घिरा हो तो पेनिनसुला है, शाबाश, जिसे प्रायद्वीप कहते हैं। डी इज द राइट आंसर, शाबाश, मचा दिया धूम, बहुत बढ़िया। द डायरेक्शन ऑफ विंड अराउंड द लो प्रेशर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कितनी बार पढ़ाया है कि लो प्रेशर के अराउंड? अब देखो बच्चों, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन पढ़ाएं। साइक्लोन क्या होता है आपका? साइक्लोन में क्या होता है? जब लो प्रेशर एरिया के आसपास किसी ज्योग्राफिकल कंडीशन के वजह से हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाए। तो जब लो प्रेशर के आसपास किसी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए तो विंड का मूवमेंट होता है। विंड का मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वो हमेशा कैसे होता है? सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के में विंड का मूवमेंट जो है वो इस तरह से होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो होता है वो क्लॉकवाइज होता है। सो राइट आंसर विल बी बी। बी इज द राइट आंसर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया भाई, यार लाइक और शेयर नहीं हो रहा है यार। एक बार इंटरनेट की परेशानी हो गई, सेशन थोड़ा सा रुक गया और तुम लोग गायब हो गए बाबा, बड़ी गलत बात है। जल्दी से सारे लोग लाइक और शेयर करो, जुड़ते रहो वापस। द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो जो वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ जी, वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, क्वेश्चन नंबर 145। तो मेरे बच्चों, जो वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, जल्दी बताओ। तो जब वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्शन, एडवेक्शन, कन्वेक्शन या डिफ्यूजन। तो बच्चों याद रखिएगा, जो वर्टिकल हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर होता है दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ कन्वेक्शन। सो राइट आंसर इज सी, कन्वेक्शन। नेक्स्ट, ये देखिएगा भाई साहब, ज्योग्राफी भी हमारी खत्म हो गई। तो 15 क्वेश्चन पॉलिटी, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी। तो 15 15 15 हो गए। अब बचे हैं हमारे कितने? अब हमारे 5 क्वेश्चन बचे हैं इकोनॉमिक्स के। उसके बाद करंट अफेयर्स करेंगे। सब लोग जल्दी से आ जाओ। अरे प्रवेश पाल जी ढूंढो मत, मैं यही हूं। कहां कहां ढूंढा आपको, आप मिले मुझे यहां, वही वाली बात है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, changes in the technology and changes in preference are the major reasons for the occurrence of which of the following kinds of unemployment। तो पूछा जा रहा है changes in technology, भाई changes in technology and changes in preference। तो टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है, प्रेफरेंस में बदलाव हो रहा है, तो उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, फास्ट। भाई देखो, सारी दुनिया ऑनलाइन आ गई, तो भाई या तो तुम ऑनलाइन पढ़ना सीख लो या पढ़ाना सीख लो, और अगर तुम नहीं कर सकते तो बेरोजगारी हो जाएगी तुम्हारी। इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं?
हाँ जी जल्दी बताओ सर, बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए। अरे प्रवेश पाल बाबा क्या करें, आ जाएं मिलने, तुम ही आ जाओ उनसे मिलने। अरे वैभव विभोर बेटा क्या बताऊं मैं, छोड़ो एनीवेज, ठीक है। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड चेंजेस इन प्रेफरेंस, तो जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी, प्रेफरेंस चेंज होगी, तो कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होगा? राइट आंसर इज बी, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लॉरेंट्ज कर्व। देखो बेटा तुम लोगों को बहुत बार बताया इकोनॉमिक्स में हमेशा दो कर्व याद रखो, लॉरेंट्ज कर्व और फिलिप्स कर्व। हाँ जी, तो इट रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इट कैन नॉट राइज अबव द लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। पूछा गया है कौन सा सही है? 147 जल्दी बताओ। 147 इट रिप्रेजेंट्स इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, तो इनइक्वालिटी तो दिखाता है भैया, बिल्कुल सही बात है। और ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी के ऊपर कभी बढ़ नहीं सकता, सही बात है। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, शाबाश। सो 1 और 2 दोनों सही है, शाबाश, कूल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अरे वाह वाह वाह, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इतने दिन से देख रहे हो किसान वाले हा हा हु हु, इतना हंगामा मच गया हमारे देश में, ठीक है। ये भैया आपका जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जिसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। हाँ जी, इट इज अनाउंस्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ फिक्की, कोकोनट एंड शुगर केन आर कवर्ड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही, जल्दी बताओ। तो भैया हमारे देश में जो एमएसपी होता है उसको डिसाइड कौन करता है कि भैया हम गन्ना जो है 400 रुपए कुंटल खरीदेंगे किसान से, ये कौन डिसाइड करता है? तो याद रखिएगा हमारे देश में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इट इज डिसाइडेड बाय CACP, जिसे कहते हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, याद रखिएगा। हाँ जी, तो हमारे देश में MSP वाज डिसाइडेड बाय CACP, दैट इज द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, गलत। दूसरा स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 2 ओनली हो जाएगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है बच्चों यहां। कूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैगफ्लेशन? कितनी बार बताया तुम्हें स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जल्दी बताओ भैया। आपने सुना होगा स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या है? हाँ जी, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाँ जी हाँ जी, जल्दी बताइए। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम कहते हैं I + R + U, I + R + U, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है जहां पर देश में एक ही समय पर एक ही कंडीशन में इन्फ्लेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों हो जाए। तो जब एक ही देश में एक ही समय में इन्फ्लेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों आ जाए तो उसे बेटा हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट, एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है भैया? देखो ऐसा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, समझो मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपका डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि हमारा बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, CRR हो गया, SLR हो गया, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हमारे कौन से हो सकते हैं? तो इनडायरेक्ट जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे हम कहते हैं बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं ये हमारे इनडायरेक्ट ऑपरेशंस हैं। ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस वो प्रोसेस है जिसके तहत RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में खरीदती और बेचती है, दैट इज कॉल्ड एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये हो गया भैया हमारा GS कंप्लीट। जनरल स्टडीज के 50 क्वेश्चन हो गए, अब हम करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले बताओ 50 में से कितने मार्क्स आए हैं आपके? चलिए अब भाई बात शुरू होगी करंट अफेयर्स की, ठीक है। तो अब कहानी शुरू होती है बेटा करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। तो करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाउस द जोश ऑफिसर्स? और यार तुम लोग ये मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हो कि नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो? भाई क्लास तो पढ़ रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तुम लोग ने एम्बाइब की ऐप डाउनलोड करी या नहीं की अभी तक?
भाई एम्बाइब की ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो बहुत गलत बात हो जाएगी, याद रखिएगा। तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें वहां पर डलवाई हैं, तुम्हारी सारी किताबें, मॉक टेस्ट, और जाकर देखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि तुम्हें ये समझ में आएगा कि जो किताबें वगैरह आप खरीदते थे वो आपको नहीं खरीदनी पड़ेंगी। दूसरी चीज, आपको जब मॉक टेस्ट देंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमारे फीचर्स कैसे हैं। जिस तरह की AI वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको समझ में आएगा कि आप किस सेक्शन में अच्छे हैं, किस में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो AI बेस्ड ऐप है उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करिए। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए तैयार सभी साथी? बहुत तेज करेंगे। देखो बेटा टाइम हो चुका है 3:48। ठीक 1 घंटे में करंट अफेयर्स खत्म करनी है और तेज करनी है फटाफट। तो अगले 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, बहुत तेज करने हैं। चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है 51। चलिए देखिए, देखो भाई यहां क्वेश्चन आया है कि विच कंट्री रिसेंटली कमेंस्ड द ऑपरेशन इन द हुआलोंग 1 यूनिट न्यूक्लियर रिएक्टर। जल्दी बताओ। अभी आपने देखा होगा कि कौन सा देश है जिसने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर हुआलोंग 1 को वापस शुरू किया है। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑपरेशंस इन द हुआलोंग 1 यूनिट न्यूक्लियर रिएक्टर, जल्दी बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर रिएक्टर है, जल्दी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा अमृता पांडे, जल्दी बताओ। रोहित सिंह, पेड बैच कब आएगा? सर पेड बैच को छोड़ दो यार, फ्री पढ़ लो पहले, पेड बैच बाद में पढ़ा देंगे। हाँ जी, जल्दी बताओ। ह्यूलोंग 1 यूनिट, राइट आंसर बेटा बी है, चाइना। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है। अब जल्दी जवाब दो यार मुझे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। तो भैया हेल्थ इंडेक्स में भारत की हालत बहुत खराब है, और बता दूं मैं एशिया पैसिफिक रीजन में भारत की हालत 11 में से 10 नंबर पे है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में भारत 11 में से 10 में है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स किसने निकाला है? 52 का। हाँ जी, तो जल्दी बताओ एशिया पैसिफिक। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी फास्ट। तो आपको मालूम है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे EIU कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज अ फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, जल्दी बताओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, हाँ जी, जल्दी बताइएगा। सो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट किसने ऑर्गेनाइज कराई है? जल्दी बताओ। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इज अ फ्लैगशिप इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय, जल्दी। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, नन ऑफ द अबव। हाँ जी, जल्दी बताइएगा। आपका जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है ये किसकी है? राइट आंसर बेटा डी है, क्योंकि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है वो टेरी द्वारा कराया जाता है। टेरी, जिसे कहते हैं द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, TERI। हाँ जी, नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, सबमिट। तो देखिए वाव हो रहा है हर जगह। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। हाँ जी, ये प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। क्वेश्चन नंबर 154, अंडर द इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स फॉर वुमेन्स एंड स्टेट रिसोर्सेज सेंटर फॉर वुमेन्स are formed to carry out women-centric scheme programs. It envisages community development engagements through college students, volunteers in aspirational districts. Which of the statement is are correct? हाँ जी, तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, जल्दी बताओ। तो प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम, हाँ जी, हमारे देश में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी सॉलिड स्कीम है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो अंडर द इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल सेंटर्स फॉर वुमेन्स एंड स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर वुमेन्स आर फॉर्म टू कैरी वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स, बिल्कुल सही है। इट एनविसेजेस कम्युनिटी डेवलपमेंट एंगेजमेंट, ये भी सही है। बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर, शाबाश, सी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। रिसर्चर्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड फॉसिल्स 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड। डिंकिंसोनिया द अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल, जल्दी बताइएगा।
तो आपने देखा होगा कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसेंटली एक फॉसिल डिस्कवर किया है जो कि 55 करोड़ साल पुराना है, जो कि डिंकिंसोनिया का है, जो कि अर्लीस्ट नोन लिविंग एनिमल कहां पर था? ये भिमबेटका है, नासिक है, गुवाहाटी है, हम्पी है। जल्दी बताओ। डिंकिंसोनिया बिल्कुल सही है, डिंकिंसोनिया। राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका भिमबेटका। सो भिमबेटका इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे, शाबाश। तो भिमबेटका जो है बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द भुवन पोर्टल। बेटा ये भुवन पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज अ नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. It will be used to find and access geospatial information associated geographic services via the internet. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। मैंने करेक्ट नहीं पूछा है, मैंने इनकरेक्ट पूछा है मेरे भैया। इनकरेक्ट और करेक्ट में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 156, बहुत बढ़िया, शाबाश। इट इज अ नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड एंड होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। बेटा इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज में है, लेकिन इसे डेवलप किया है इसरो ने विद द हेल्प ऑफ अ कंपनी नोन एज मैप माई इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, दूसरा सही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इनकरेक्ट पूछा गया है ना, तो वन ओनली इज द इनकरेक्ट। तो वन ओनली इज इनकरेक्ट, शाबाश। स्वाति सेंगर, बेटा करंट अफेयर बिल्कुल शुरू हो गए, बस जुड़ना शुरू हो जाओ तुम लोग फटाफट, ठीक है? हाँ जी। Which is the nodal ministry that supports अफसार स्कीम? कल ही आपको पढ़ाई थी मैंने अफसार स्कीम 157। हाँ जी, अफसार स्कीम क्या है? जिसे हम कहते हैं ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल्स फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च। हाँ जी, जल्दी बताइएगा, ताकि हमारे देश में जो इतने बड़े बड़े रिसर्च वर्क्स होते हैं उनकी स्टोरी आम जनता तक पहुंचाई जा सके, जिसे अफसार स्कीम कहा गया है। हाँ जी, ये हमारे देश के साइंटिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, ये देखो मिलिट्री एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज दुष्टलिक इज एन एनुअल बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। तो एक्सरसाइज है जिसका नाम है डुस्टलिक। जल्दी बताओ। एक्सरसाइज है जिसका नाम है डस्टलिक। हाँ जी, एक्सरसाइज जिसका नाम है डस्टलिक, एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज 158 किसके बीच में है? इंडिया एंड राइट आंसर इज उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्टलिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, याद रखिएगा। विच एनिमल हैज बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिमालयन कोल्ड डेजर्ट रीजन? ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया हुआ है। तो एक एनिमल जो कई समय, काफी लंबे समय के बाद हिमालय के एरिया में पाया गया है, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। ब्लैक बक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, हिमालयन सैरो है, लाइन टेल्ड मैक है, जल्दी बताओ। आसान क्वेश्चन है भाई, लाइक और शेयर होते रहना चाहिए, जल्दी जल्दी। एक बार सारे लोग लाइक और शेयर सेशन को करते रहें और आगे बढ़ाते रहें बाबा, जल्दी से। हाँ जी, तो ब्लैक बक तो बिल्कुल नहीं होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिल्कुल नहीं होगा, लाइन टेग मैल बिल्कुल नहीं हो सकता। राइट आंसर जो है यहां पर हिमालयन सैरो हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी। Which Arabian country has approved its women to join the armed forces? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट में कौन सा देश है जिसने महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की परमिशन दी है? तो महिलाओं को आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने की परमिशन किसने दी है रिसेंटली? कतर, कुवैत, सऊदी ओमान। कतर, कुवैत, सऊदी ओमान। कतर, कुवैत, सऊदी ओमान, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया। यही वो देश है जिसने अभी महिलाओं को ड्राइविंग की आजादी भी दी थी, दैट इज सऊदी। सऊदी इज चेंजिंग, मूविंग टुवर्ड्स वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है? हाँ जी, सऊदी अरब इज द राइट आंसर, बहुत अच्छे। व्हाट इज द सहायक एनजी? सहायक एनजी विच वॉज सीन इन द न्यूज, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। सहायक एनजी, भाई हमारे जो सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर हैं या कोई ऐसी जगह पर हैं जहां पर हवाई जहाज नहीं पहुंच सकते या ऊपर आसमान से जो है सामान नहीं पहुंचाया जा सकता उनको, तो बेटा होता क्या है कि बड़े बड़े जो हैं कंटेनर्स डाले जाते हैं, याद रखिएगा,
पैराशूट की मदद से। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसका नाम है सहायक एनजी। ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स हैं जो बनाए गए हैं डीआरडीओ द्वारा। सो डीआरडीओ ने ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स बनाए हैं, याद रखिएगा, हमारे सैनिकों के लिए, ताकि उन तक सामान पहुंचाया जा सके चाहे वो कहीं भी अवेलेबल हो। ठीक है, सो ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स हैं, याद रखिएगा, जो डीआरडीओ ने बनाए हैं। बहुत बढ़िया, सहायक एनजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हाट इज मिनुस्मा विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली? ये भैया क्या है, ये मिनुस्मा क्या है? क्वेश्चन नंबर 162, 162 को देखिएगा। नेम ऑफ अ न्यू स्टार, नेम ऑफ अ न्यू प्लैनेट, यूएन पीस कीपिंग मिशन इन माली या यूएसए फेडरल टैक्स लॉ। मिनुस्मा आपने सुना होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है मिनुस्मा। हाँ जी, नाम से देख रहे हो? हाँ जी बेटा, ये माली में जो यूनाइटेड नेशंस के, आपको मालूम है रिसेंटली अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम है माली, वहां पर एक आर्मी कूप हो गया है जिसके वजह से उसे अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड भी कर दिया गया है। और वहीं पर जो है यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन है जिसका नाम है मिनुस्मा, याद रखिएगा, यूएन पीस कीपिंग मिशन इन माली, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ऑपरेशन गरम हवा। ऑपरेशन गरम हवा देख लो 163, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑपरेशन गरम हवा 163, द ऑपरेशन एम्स टू कीप अ हॉक्स आई एंड एनहांस सिक्योरिटी बिफोर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। ठीक है, हाँ जी। इट इज लॉन्च्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू इंटेंसिफाई बॉर्डर सर्विलेंस अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर एज पार्ट ऑफ द मिशन। हाँ जी, ऑपरेशन गरम हवा, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है। हाँ जी, यहां पर पूछा गया है इनकरेक्ट कौन सा है, तो यहां पर याद रखिएगा पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट हैं। ठीक है, हाँ जी, तो राइट आंसर विल बी डी, बिकॉज बोथ आर करेक्ट, याद रखिएगा, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी एज पर द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो यूएसए के एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहर कौन सा है? मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, दिल्ली, लाहौर, न्यूयॉर्क या बीजिंग? जल्दी बताइएगा। दिल्ली, लाहौर, न्यूयॉर्क, बीजिंग? दुनिया का सबसे, हाँ जी, दोनों करेक्ट हैं बिल्कुल। दुनिया का सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी, प्रदूषित शहर दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा है? बिल्कुल ठीक है, तो राइट आंसर इज बी, दैट इज लाहौर। तो लाहौर शहर को बताया गया है कि दुनिया का सबसे ये पोल्यूटेड शहर है, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, डिजिटल सक्षम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर विच सेक्टर? हाँ जी, डिजिटल सक्षम, हाँ जी, जल्दी बताइएगा। सो डिजिटल सक्षम देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो पूछा गया है डिजिटल सक्षम, ये कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है किस सेक्टर का? तो कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव ऑफ बैंकिंग, एमएसएमई, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन। हाँ जी, डिजिटली सक्षम बनाना है लोगों को। सो लोगों को हमें डिजिटली सक्षम बनाना है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग, हाँ जी, ये किसके लिए है? तो आजकल हमारे देश में एक सेक्टर बहुत आगे चल रहा है जिसका नाम है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। हाँ जी, बिल्कुल सही, एमएसएमई सेक्टर। Which country has test launched the heavy lift space rocket अंगारा A5? जल्दी बताइएगा। सो अंगारा A5 ये बहुत ही फेमस रॉकेट है, इसे किसने टेस्ट किया है? चाइना, रशिया, इजराइल, यूएई? जल्दी बताइएगा। अंगारा A5। तो विच कंट्री हैज टेस्ट लॉन्च्ड द हैवी लिफ्ट स्पेस रॉकेट अंगारा A5? सो अंगारा A5, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। सो ये हैवी लिफ्ट रॉकेट है, इसे टेस्ट फायर किया है रशिया ने, याद रखिएगा। तो रशिया ने किया है, बिल्कुल सही है, फास्ट। शाहीन ईगल 9 इज अ जॉइंट मिलिट्री एयरफोर्स बिटवीन विच कंट्रीज? अरे नाम से मालूम चल रहा है। शाहीन ईगल 9 इज अ जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्रीज? तो शाहीन ईगल 9, हाँ जी, ड्रैगन 9 रख लेते इससे अच्छा।
ईगल 9 से अच्छा है ड्रैगन 9 रख लेते, असलियत में तो ड्रैगन ही है वो। तो शाहीन ईगल 9 ऑब्वियसली बात है दो देशों के बीच में है जिसका नाम है चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान तो रहा नहीं है, वो चाइना का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हो गया है। हाँ जी, तो चाइना एंड पाकिस्तान, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is true regarding the SHAF rocket technology? SHAF rocket technology बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 168। 168 गलत नहीं होना चाहिए बाबा। तो इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म of rocket technology used in high speed rail engines. It is an advanced technology to safeguard naval ship against enemy missile attack. It is a next generation cooling technology for reusable launch vehicles. It is a technology where rocket propellants are used at extremely low temperatures to increase efficiency. हाँ जी, जल्दी बताइएगा। तो शाफ्ट टेक्नोलॉजी आपको पढ़ाया था। हाँ जी, तो एडवांस शाफ्ट टेक्नोलॉजी जल्दी बताओ। तो शाफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है? हाँ जी, तो शाफ्ट टेक्नोलॉजी है बेटा एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर सेफ गार्डिंग नेवल शिप अगेंस्ट एनिमी मिसाइल। तो एनिमी मिसाइल से जो है हमारे जो है नेवल शिप्स को बचाना। हाँ जी, ठीक है, उसे कहा जाता है ये शाफ्ट। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाटन्स न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफन सीन इन द न्यूज is one of the main uranium enrichment plants of which of the following countries? जल्दी बताइएगा। नाटन्स न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, हाँ जी, अभी रिसेंटली यहाँ पर आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। कहाँ? इराक, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, नन ऑफ द अबव। नाटन्स न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, हाँ जी। अरे चिन्मय शर्मा साहब, दिल खुश हो गया, आपने इतना बढ़िया कमेंट किया है। सर एप्लीकेशन का AI बहुत सही है भाई साहब, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन देख के। चिन्मय शर्मा देखिए, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेस किया, मॉक टेस्ट दिया, और उम्मीद करता हूं कि चिन्मय आपने जो है उसका AI फीचर्स को ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से आपको वहां पर जो है आपके खुद को सेल्फ इवैल्यूएट करने का मौका मिला होगा। आपको मालूम चला होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, कौन सा सेक्शन सही है, कौन सा गलत है, कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है, कौन सा डब्बा अटेम्प्ट है, आपने कौन सा तुक्का मारा है, कहाँ टाइम ज़्यादा लिया, कहीं परफेक्ट टाइम, कहीं कम टाइम। तो ये AI बेस्ड एप्लीकेशन है, जरूर जाइएगा, ठीक है। तो नाटन्स न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो है बेटा वो हमारा राइट आंसर विल बी डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि बेटा ये ईरान में है, तो ये इराक में नहीं है, ईरान में है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? हाँ जी, नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 170 देखिएगा। नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ जी, ये आपका सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, नन ऑफ द अबव। नोंगखाइलेम क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी जो है रिसेंटली बैम्बू ड्वेलिंग बैट मिला है, एक चमगादड़ जो कि बैम्बू पर रहता है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर कभी जयपुर आइए, तुम कभी हवेली पर आओ तुम भी कभी हवेली पर, हम भी जयपुर आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नोंगखाइलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेटा देखो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। हाँ जी, राइट आंसर इज मेघालय। सो मेघालय इज द राइट आंसर, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस ऑफ इसरोज रिस्पॉन्ड प्रोग्राम? भाई ये इसरो का जो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है इसका मेन पर्पस क्या है? 171। तो ये इसरो का रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है, इसका मेन पर्पस क्या है? स्पेस टेलीस्कोप फॉर एटमॉस्फेरिक स्टडीज ऑफ एक्सोप्लैनेट्स, एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जियोस्पेशियल इमेजरी टू मॉनिटर नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, रोवर फॉर सैंपलिंग एंड एनालिसिस ऑफ लूनर सॉइल। हाँ जी, तो इसरो का जो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है, हाँ जी, तो इसरो का जो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है, जल्दी बताओ। इसरो का जो रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है, हाँ जी, वो इसलिए है ताकि हमारे देश में एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बढ़ावा दिया जा सके। शाबाश। सो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इसरो का रिस्पॉन्ड प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। हेवनली हार्मनी समटाइम्स इन न्यूज रिसेंटली इज, अब ये हेवनली हार्मनी क्या है? 172।
a part of the permanent space station of China. NASA's mission to study outer solar space. ESA's mission to study climate change in Earth. ESA and JAXA's joint mission to planet Mercury. हाँ जी, तो देखिएगा हेवनली हार्मनी, ये हेवनली हार्मनी क्या है? क्वेश्चन नंबर 172। हेवनली हार्मनी आपने देखा ही होगा, आजकल चाइना बेटा बहुत जोर लगा रहा है अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने में। सो परमानेंट स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना, हाँ जी, कूल, बहुत बढ़िया। रिसेंटली सीन इन न्यूज, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस इज लोकेटेड इन, जल्दी बताइएगा। आनंदम जो सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 173। IIM जम्मू, IIM कोझिकोड, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे। हाँ जी बेटा देखो, ऐसे कार्यक्रम होना बहुत ज्यादा जरूरी है देश में। हाँ जी, आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस, भाई हैप्पीनेस होना जीवन में बहुत अच्छी चीज है। इंसान कुछ ना रहे, उसे खुश रहना चाहिए। दलाई लामा ने एक बार कहा था, द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज टू बी हैप्पी। दुनिया में खुश रहना सबसे अच्छा धर्म होता है, याद रखिएगा। हाँ जी, IIM जम्मू इज द राइट आंसर। हाँ जी, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में है, याद रखिएगा। आनंदम। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड इज एन इनिशिएटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको ये क्वेश्चन मालूम है मैंने क्यों पूछा है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड? क्योंकि बहुत बड़ा अवार्ड है जो कि फॉरेस्ट रेंजर्स को मिलता है, और हमारे देश के एक फॉरेस्ट रेंजर हैं राजाजी नेशनल पार्क के, जिनका नाम है महेंद्र गिरी साहब, उन्हें मिला है। सो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, हाँ जी, यूनेस्को, ग्रीन पीस, नन ऑफ द अबव। 174 जल्दी बताओ। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है। सो नन ऑफ द अबव, सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। 174 का राइट आंसर डी है। Which of the following state has been witnessing cyclones almost on a regular basis? Haiyan, Hudhud, तितली, फानी एंड एम्फान। तो कौन सा राज्य है जहां पे रिसेंटली लगातार जो हैं वो बेटा जो हैं वो आ रहे हैं? ठीक है, हाँ जी, IUCN और WCPA, बिल्कुल सही है। जल्दी बताओ। उड़ीसा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। उड़ीसा, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र। फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो राइट आंसर 175 का विल बी योर उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड, सब लोग सही जवाब दो यार फटाफट। नेक्स्ट, व्हाट इज आनंद रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये आनंद क्या है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया? 176। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोटिक सिस्टम बाय इसरो, फर्स्ट इंडिजिनस डिजाइन माइक्रो प्रोसेसर बाय IIT बॉम्बे, सैटेलाइट बाय पिक्सेल इंडिया, ह्यूमन एटलस डेवलप्ड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमन एटलस बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हाँ जी, आनंद क्या है? आजकल आपने सुना होगा हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर है, और स्टार्टअप्स हमारे देश में अब एरोस्पेस डिपार्टमेंट भी बहुत होने लगे हैं। तो एरोस्पेस के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से एक बहुत ही मशहूर है आपका हैदराबाद बेस्ड पिक्सेल इंडिया। उनकी एक सैटेलाइट है, इसका नाम है आनंद, जिसे अभी रिसेंटली इसरो को ले जाना था, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से वो नहीं जा पाया। लेकिन ये भी इतिहास होता है, एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाई हुई सैटेलाइट को हमारा इसरो ले जाता है। ठीक है, हाँ जी। विद रिस्पेक्ट टू द सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपने सुना होगा स्कैट के बारे में। सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम के बारे में सुना होगा। ये हमारी एयरफोर्स की वो टीम है जो कि कर्तव्य वगैरह दिखाती है। हाँ जी। द टीम वॉज फॉर्म्ड इन 1996 विद किरण MK2 एयरक्राफ्ट्स. It will perform for the first time outside India at an air show in Colombo in March 2021. बहुत बढ़िया बेटा, आपको मालूम है ये सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम होती है ना, जो कर्तव्य दिखाती है। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम, इसकी शुरुआत अभी रिसेंटली जो है आपको मालूम है श्रीलंका के जो हैं वहाँ सेलिब्रेशंस थे एयरफोर्स के, तो उसमें इसने हिस्सा लिया था। ये तो सही है, लेकिन भारत में पहली बार नहीं, बहुत बार ये जा चुके हैं। तो राइट आंसर इज वन ओनली।
ठीक है, नेक्स्ट। Who among the following Indian American spearheaded the development of attitude control and the landing system for the NASA's Perseverance rover? अभी आपको मालूम है बेटा, ये बहुत ऐतिहासिक क्वेश्चन है। नासा का Perseverance रोवर जो मार्स पर गया है, तो किस भारतीय ने उसका लैंडिंग वो बनाया था, ठीक है, लैंडिंग सिस्टम बनाया था, याद रखिएगा। सबीर भाटिया है, डॉक्टर स्वाति मोहन है, अजय भट्ट है, या नरिंदर सिंह कपानी है। 178 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, डॉक्टर स्वाति मोहन इज द राइट आंसर। तो डॉक्टर स्वाति मोहन बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट आंसर। स्वाति मोहन इज द राइट आंसर। 179 DCOS strategy. DCOS is a new post to be created in which Indian Armed Forces. ठीक है, DCOAS मैंने खुद ही बता दिया आंसर, डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। हाँ जी, बिल्कुल सही है आंसर, तो आपने मैं खुद ही बता दिया, तुम्हें क्या बोलूं मैं। तो DCOS स्ट्रैटेजी नया पद आया है। हाँ जी। नेवी डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर टू कॉमरेट विच ऑपरेशन। आए हाय, आपको मालूम है नेवी डे हमारे देश में कब बनाया जाता है? 4 दिसंबर को नेवी डे बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है 4 दिसंबर यार? क्योंकि उस ऐतिहासिक दिन को याद रखो जब पाकिस्तान के कराची पोर्ट की ऐसी तैसी कर दी थी हमारी भारतीय सेना ने, है ना। वो था 4 दिसंबर 1971 का दिन, कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया था 4 दिसंबर 1971। किस ऑपरेशन के तहत? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नेक्स्ट, द कंट्रीज फर्स्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 181 बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन, नोएडा। ठीक है, हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 181, फास्ट। बैंगलोर, हैदराबाद, कोचीन या नोएडा? हाँ जी सर, मेरा स्कोर नहीं हो पा रहा। रेनू शर्मा होगा, लगे रहो बेटा, हो जाएगा रेनू। हाँ जी, तो पहला जो है हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी जो है वो हमारा हैदराबाद में बना है। बिल्कुल सही, हैदराबाद इज द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। ऑपरेशन सर्द हवा विच वॉज मेकिंग न्यूज रिसेंटली वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हाँ जी, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? 182 ऑपरेशन सर्द हवा, जल्दी बताओ। DRDO, इसरो, BSF, ITBP। फास्ट। ऑपरेशन सर्द हवा, जल्दी बताइएगा। सो ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में आप सबने सुना होगा, ये काफी न्यूज में था रिसेंटली। हाँ जी, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया था? 182 राइट आंसर विल बी सी, दैट इज BSF। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज द राइट आंसर। ऑपरेशन सर्द हवा। द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर इन हाउस कम्युनिकेशन? दिसंबर 2021। आपको मालूम है इंडियन आर्मी के साथ एक सबसे अच्छी चीज क्या है? इंडियन आर्मी ने अपना खुद का व्हाट्सएप बना लिया है। इंडियन आर्मी ने अपना खुद का व्हाट्सएप बना लिया है। हाँ जी, उसका नाम क्या है? आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन, सेफ मैसेजिंग सर्विस, सिक्योर इंस्टेंट मैसेजिंग या सेफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आप देख सकते हैं भारतीय सेना ने अपना खुद का जो है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, आर्मी सिक्योर इंजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, बिल्कुल सही है। हाँ जी, इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। Indian naval ship INS Kulish and INS Sumedha visited the port of which country for the first time? अभी आपने देखा होगा रिसेंटली इसके बारे में। 184 श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, जापान। तो इंडियन नेवल शिप हैं INS कुलीश और INS सुमेध। तो INS कुलीश और INS सुमेध विजिटेड द पोर्ट ऑफ विच कंट्री? हाँ जी,
तो अभी रिसेंटली जो है इंडियन नेवल शिप्स INS कुलिश और INS सुमेध ने क्या विजिट किया था फास्ट? बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज बी, दैट इज बांग्लादेश। तो INS कुलिश और INS सुमेध, हाँ जी। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टॉर्म फिलोमेना विच वॉज मेकिंग न्यूज हैज हिट विच कंट्री? तो एक स्टॉर्म है जिसका नाम है फिलोमेना, तो एक तूफान है इसका नाम है फिलोमेना, उसने किसको हिट किया है? 185। फ्रांस, इटली, स्पेन फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी। इसका नाम है स्टॉर्म फिलोमेना। फिलोमेना, राइट आंसर इज योर स्पेन, फिलोमेना। What is Mayflower 400 which was making news recently? ये Mayflower 400 क्या है? 186। ये माइनिंग रोबोट है, आर्टिफिशियल शिप है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, सोलर प्रोब है या वैक्सीन डिलीवरी रोबो है? Mayflower, हाँ जी हाँ जी। What is Mayflower 400 which is making news recently? So Mayflower 400 क्या है? माइनिंग रोबो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, सोलर प्रोब, वैक्सीन डिलीवरी रोबो। Mayflower 400 ये कुछ नहीं है बेटा, ये जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है, हाँ जी बिल्कुल। Mayflower, ये सब याद रखना बेटा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठ सकता है तुम्हारे सीधे सीधे, हाँ जी। नेक्स्ट, काटसा Which was seen in news is an act of which country? अरे आपको मालूम है यही वो एक्ट है जिसकी आए दिन धमकी देता रहता है वो देश। अच्छा, ये देश की खासियत क्या है? ये धमकी देता है, करता कुछ ना है। काटसा, जिसको देखो कहता है काटसा लगा देंगे। अरे भाई कोई तुम्हारा वो है क्या, बपौती है कहीं की? हैं तो माई बाप हो कहीं के, गॉडफादर हो? लेकिन लगता ही सही है। भारत ने कुछ कर दिया, काटसा लगा देंगे। ईरान ने कुछ कर दिया, काटसा लगा देंगे। ये एक अमेरिका का कानून है, जब भी वो किसी भी देश पे लगा देते हैं। तुम हमारी बात नहीं मानोगे, हम तुम्हारे ऊपर काटसा लगा देंगे, ठीक है? तो ये एक तरह का एम्बार्गो होता है, मतलब ट्रेड पर रोक लगा देते हैं बेटा, है ना? हाँ जी, काटसा अमेरिका का कानून है। द रोम डिक्लेरेशन was seen in news is related to which association? रोम डिक्लेरेशन सुना है आप लोगों ने? अरे भाई अभी हमारे नरेंद्र मोदी साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे रोम, देखा था? हाँ जी, हाँ जी, रोम डिक्लेरेशन। अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब रोम गए थे, आपने देखा होगा। वहां पर उन्होंने काफी सारी बातें की हैं ग्लासगो समिट के बाद, हाँ जी। सो रोम समिट आजकल क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इटली के पास, हाँ जी। तो G20 की, हाँ जी, वाओ क्या बात है। Which institution released the report titled Mission 2070 A Green New Deal for Net Zero India? हाँ जी, 189 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF या नीति आयोग? मिशन 2070 ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया। तो ग्रीन न्यू डील फॉर अ नेट जीरो इंडिया 189 189, हाँ जी बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शाबाश। Indian naval ship Karmuk is participating 32nd edition of Corpate exercise held between India and which country? देखो बेटा, Corpat, आपको मालूम है इस तरह क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। Corpat, ये Corpat एक्सरसाइज जल्दी बताइएगा। भारत और किस देश के बीच? श्रीलंका, फ्रांस, थाईलैंड, ओमान। Corpat 190। सो Corpat एक्सरसाइज 190 बताओ, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज योर थाईलैंड। इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है Corpat। बहुत बढ़िया भाई साहब, अब हमारे बचे हैं सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 10 क्वेश्चन। लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। एक बार फिर से लगा दो सारे लोग लाइक और शेयर। बहुत बढ़िया, शाबाश।
देखो, सिटमैक्स इज अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्रीज। सिटमैक्स नाम से ही मालूम चल रहा है यार, सिटमैक्स। सेटमैक्स नहीं है ना, जिसमें सूर्यवंशम आती है, वो नहीं है, सिटमैक्स है ना। सेटमैक्स देखा है, उसपे हमेशा सूर्यवंशम आती है, हीरा ठाकुर, है ना। हाँ, बहुत मजा आता है। सिटमैक्स देखो क्या है, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो सिंगापुर इंडिया थाईलैंड, राइट आंसर इज योर सी। बहुत अच्छे, शाबाश। सिटमैक्स एक्सरसाइज, सिटमैक्स, सिंगापुर इंडिया थाईलैंड। हाँ, आग लगा दी भैया, देखो इन्होंने। चलिए आगे। लूनर प्रोब exploration mission LUPEX is a joint mission to the moon, involves which country? Lunar Polar Exploration Mission, Lunar Polar Exploration Mission, जिसे LUPEX कहा गया, ये किसका जॉइंट मिशन है? 192। इंडिया इजराइल, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान, इंडिया रशिया। जल्दी बताइएगा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे LUPEX कहा गया, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। हाँ जी, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा किसके बीच में है? 192। इट इज बिटवीन इंडिया एंड जापान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इसरो एंड जक्सा। एक्यूवेरिन इज अ डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्यूवेरिन, एक्यूवेरिन जल्दी बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट। 193। तो एक्यूवेरिन एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव्स। एक्यूवेरिन। सेज and sacred, which were seen in the news, are new portals associated with which segment of population? आपने सुना होगा सरकार ने सेज और सेक्रेड दो पोर्टल शुरू किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओल्ड एज पीपल, चिल्ड्रन, वुमेन, ट्रांसजेंडर्स। हाँ जी, सेज और सेक्रेड हमारे देश में सरकार ने ओल्ड एज लोगों को ध्यान देने के लिए, हाँ जी, ओल्ड एज पीपल के लिए सेज और सेक्रेड। लॉरोस, which has been in the news, Loris, which has been in the news recently, system associated with which field? Loris 195। ये एग्रीकल्चर है, सर्विलेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फाइनेंस है। लॉरस जो है न्यूज में है, सिस्टम एसोसिएटेड विद विच फील्ड? हाँ जी, लॉरस एडवांसमेंट के लिए बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया। 195। हाँ जी, ये बनाया गया है ताकि बेटा जो है हमारे देश के सर्विलेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा सके। सर्विलेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मित्र शक्ति इज अ जॉइंट आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? देखो बेटा, ये आर्मी एक्सरसाइज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति, तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच है? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस। हाँ जी, फास्ट। मित्र शक्ति बिल्कुल सही है, इंडिया और श्रीलंका के बीच, हमारा पुराना मित्र है। द फेमस वर्ल्ड एक्सपो इज होस्टेड बाय विच सिटी फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च? अरे वर्ल्ड एक्सपो को लेकर इतना नाम हुआ था भैया, मस्कट, दोहा, अबू धाबी, दुबई। कहां हुआ है वर्ल्ड एक्सपो? अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच। हाँ जी, हर जगह उसी का प्रमोशन था भैया। वर्ल्ड एक्सपो इज होस्टेड एट दुबई। दुबई इज द राइट आंसर। टोम ऑफ अननोन सोल्जर इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर ये कहां पर है? इटली, फ्रांस, यूएस, यूके। हाँ जी, ये टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर कहां स्थित है? बिल्कुल सही है, यूएस इज द राइट आंसर। 198। द एक्सरसाइज मलाबार इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया?
तो एक्सरसाइज है मालाबार, 21 आर्म्ड फोर्स से जुड़ी है, जल्दी बताओ। अरे मालाबार जानते हो, पहले ये इंडिया और यूएस के बीच होती थी, फिर इसमें बाद में जापान को जोड़ा गया और अभी रिसेंटली इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ा गया, क्योंकि सारे लोग क्वाड के मेंबर हैं, आपको मालूम है। चाइना को रोकने के लिए सब लग गए हैं। तो ये बेसिकली एक नेवल एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है बेटा मालाबार। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या बात है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी ओवर क्राइम वेव? क्या बात है, इतना अपराध बढ़ गया उस देश में कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई। तो कौन सा देश है जहां पर अपराध इतना बढ़ गया कि वहां इमरजेंसी घोषित करनी पड़ गई? अफगानिस्तान, सूडान, इक्वाडोर, वेनेजुएला। हाँ जी, ये पढ़ाया था मैंने आपको करंट अफेयर्स में। तो कौन सा देश है जहां पर अपराध के बढ़ने की वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ गई? अफगान, सूडान, इक्वाडोर, वेनेजुएला। अफगानिस्तान, सूडान, इक्वाडोर, वेनेजुएला, बिल्कुल सही, शाबाश। तो साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है इक्वाडोर। कूल। फाइनली दिस एंड्स विद योर 100 क्वेश्चंस ऑफ टुडे। और भाई साहब, एम्बाइब की ऐप वगैरह अभी तक डाउनलोड करी या नहीं की? और जाकर एम्बाइब की ऐप डाउनलोड करो यार। देखो कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं तुम्हें वहां मिलेंगी। सबसे पहली चीज, तुम्हारी जो फेवरेट किताबें हैं, जो तुम लोग खरीदते हो दुनिया भर के जाकर पैसे दे करके यहां से वहां से, वो तुम्हारे लिए एब्सोल्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जाकर आप देख सकते हैं। आपके लिए 4 ऑल इंडिया फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने लगाए हैं। ऑल इंडिया फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाए हुए हैं, जाकर उसे दो। अभी तक तुम मॉक टेस्ट देते थे तो तुम्हें ये मालूम चलता था इतना स्कोर किया, ये सही थे, ये गलत थे, बस अब तुम्हें ये मालूम चलेगा कि भैया हमारा कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा कमजोर है, कौन सा बहुत अच्छा है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू। बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारी एम्बाइब ऐप को डाउनलोड करें। इसके साथ साथ आप हमें जो है वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.mbibe.com पर, जहां पर आपको हमारे अमेजिंग कंटेंट, बुक्स और AI बेस्ड टेस्ट देकर के आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। Keep imbibing. We believe in you.